इसको आप कहते हो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट्स। मतलब आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, जैसे आप नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे एक्स कॉमा वाई वाले, उन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर थोड़ा आप अपडेट कर दो और एक्स और वाई को आप एक्सप्रेस करो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की फॉर्म में, तो फिर आप उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट्स भी बोल देते हो, जिसको लिखने का तरीका होगा z प्लस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 कॉमा z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 आई होता। ये है x, ये है y। अब आप लोग कहोगे ये आया कहां से? ये मैंने आप लोगों को सिंपल एक एक्सप्रेशन बताई थी प्रॉपर्टीज के अंदर कि अगर z है x प्लस वाई आयोटा तो z कॉन्जुगेट होगा x माइनस वाई आयोटा। आप क्या करो, सिंपल इन दोनों को ऐड करो आपस में। जब ऐड करोगे तो इमेजिनरी नंबर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। यहां से x निकालना, ये x आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की फॉर्म में। इसी तरीके से आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखना ये रियल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y आयोटा। अच्छा, अगर आप z कॉन्जुगेट माइनस z करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, अगर ऑर्डर चेंज करोगे तो नेगेटिव आएगा, वो इतने की हैरानी की बात नहीं है। अच्छा, इसी चीज को लिखने का एक और तरीका भी होता है, इसको अगर आप पढ़ोगे ना तो आप इस तरह कह सकते हो, मतलब आपको ये एमसीक्यूज में ना वो इंग्लिश के जुमले की फॉर्म में ही पूछ सकते हैं कि व्हेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एडेड इन इट्स कॉन्जुगेट तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट। जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट एक्स था ना, तो रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है? 2 टाइम्स रियल पार्ट मिल रहा है, ठीक है। और जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके कॉन्जुगेट से तो रिजल्ट में आपको मिल रहा है 2 टाइम्स इमेजिनरी नंबर। इस तरह आप कह सकते हो 2 टाइम्स इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या था? ये पूरा इमेजिनरी नंबर था ना। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट y होता है ना, तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हो 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, मतलब 2 आई वाई। इस तरह भी कह सकते हो, या आप इस तरह भी कह सकते हो 2 टाइम्स इमेजिनरी नंबर मतलब y आयोटा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट एक चीज पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा घुमा के पूछे ना तो वो हमारे मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, वो फिर उसका आंसर ही नहीं लिखते। तो हल्का फुल्का अगर चेंज हो तो देख लेना। तो यहां से y निकालो, y की वैल्यू आ जाएगी z माइनस जेड कॉन्जुगेट, 2 आयोटा को डिवाइड करवा दो। तो ये जो x और y की वैल्यू है ना, इसको मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया और मैंने नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट। नाम में कुछ नहीं रखा हुआ, असल जो आपके पास एग्जांपल्स आती है ना, वो एग्जांपल असल करवाना मकसद है। तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बिलफर्ज आपके पास आ जाए कि एक इक्वेशन है, ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और आप इसको, ये जो x और y है ना, इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी होंगी। x की जगह पे आप पुट कर दोगे z प्लस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2, y की जगह पे आप पुट कर दोगे z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इक्वल टू 5। इसी तरीके से एक और एग्जांपल भी बड़ी मशहूर है कि आपको बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर में लिख देता हूं, कोई नंबर भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी है। और वो कहते हैं कि इसको कन्वर्ट करो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की। अच्छा, इसको आप मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है एमसीक्यूज में उन्होंने क्या सिंप्लीफिकेशन मांगी हुई है, ज्यादातर तो यही सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। ये हो जाएगा जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, ये पूरी टर्म इक्वल टू 5। मे भी इसको आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आयोटा रिमूव भी कर सकते हो। वो टोटली डिपेंड करता है एमसीक्यूज में आपको क्या ऑप्शन दिया हुआ है, उसके मुताबिक आप मैच कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब यहाँ पे एक लंबा तरीका क्या है, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है। इसका लंबा तरीका क्या होगा कि आप एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करोगे सॉल्व करोगे और आपको फिर भी ऑप्शन मिलेगा नहीं। आप उसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे, फिर जाके शायद आपको कोई ऑप्शन नजर आ जाए, क्योंकि इसकी एक बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। वो अगर आप दूसरी अप्रोच से करोगे तो काफी आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस अप्रोच से करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। वो क्या है, कोई बता सकता है? ये लेफ्ट हैंड साइड देखी देखी लग रही है आप लोगों को? सर्कल की इक्वेशन है ना। अरे मेरे भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस जगह पे देखा था। वैसे तो मुझे पता है सर्किल की इक्वेशन है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि मैंने आप लोगों को बोला था जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट में मॉडुलस का स्क्वायर आता है। ये बात सबको पता थी। मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉडुलस के स्क्वायर की क्या होगी? स्क्वायर रूट हटा दो, ये होगी। तो सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? जेड टाइम्स जेड कॉन्जुगेट। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जिसके हैं एक्स प्लस वाई आयोटा, जब आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो देखना रिजल्ट में सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा होगा। तो इस पूरी चीज को आप लिख सकते हो जेड टाइम्स जेड कॉन्जुगेट, और ये आपका रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा, आप लोग ढूंढ लेना इसको।
लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे ना तो इस जगह पे आने में आपको टाइम लगेगा, पहुंच जाओगे लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन एक अलग अप्रोच से हमने एमसीक्यूज को आसानी से सॉल्व कर लिया। तो बाकी अगर आपको कहीं और नजर आए तो इसके एमसीक्यूज मजीद सॉल्व करना है। इतना कोई मशहूर टॉपिक नहीं है, लेकिन एक छोटी सी चीज है, अगर आ गई तो एक नंबर तो खैर जाएगा आपका। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट था, ये जरा नोट कर लो। अच्छा जी, एक चीज जहन में आई थी एकदम से। अच्छा हाँ, ये यूनिवर्सिटी लाइफ पे दो फॉर्मूले हैं। मैं फॉर्मूले की बहुत बड़ी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में कैलकुलस के अंदर, क्योंकि मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पोर्शन भी आता है, तो ये बड़े दो मशहूर फॉर्मूले आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ये भी कर सकते हैं। ये जो साइन एक्स है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप यूनिवर्सिटी लाइफ पे पढ़ोगे, ये वाला फॉर्मूला। पहले हम कॉस एक्स का लिख लेते हैं। कभी आपने कॉस एक्स को या साइन एक्स को इस फॉर्म में देखा नहीं होगा, लेकिन होता है इसका ये फॉर्मूला। ये आया कहां से मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर हम पढ़ रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, इसलिए कि कॉस एक्स को आप अगर एक्सपोनेंशियल, अच्छा फायदा क्या होता है इसका, फायदा बहुत होता है। कितनी दफा आपकी इवन इंटीग्रेशन में इसका मुझे एकदम से फायदा याद आया कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो इंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल हो गई थी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट थी शायद, कोई एक सवाल था। तो वहां पे आपने क्या किया था, आपने साइन और कॉस को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, तो सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो गया था। और भी काफी जगह आपको फायदा होगा जब आप ये इस्तेमाल करोगे। तो ये मकसद पे डिपेंड करता है, मकसद क्या, अगर आपका कोई मकसद पूरा करने में फायदा होगा तो आप कॉस को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से साइन का ये वाला फॉर्मूला होगा। इसमें पॉजिटिव आ रहा था ना, इसमें नेगेटिव आ जाएगा। इसमें टू आ रहा था, इसमें टू आयोटा आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे उल्टा है, नहीं सही है, बल्कि कोई मसला नहीं है। तो अब ये दो फॉर्मूले जो है, एक तो उनको याद रख लो, अभी जरूरत नहीं है इस लेवल पे, तो शायद आपसे कोई पूछे ना, लेकिन है ये इस लेवल की चीज, ऐसी कोई ऊपर की चीज नहीं मैंने बताई। मैंने आप लोगों को सिंपल एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर याद हो तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था, अगर किसी को याद हो। ये फॉर्मूला होता है, यस सर। इसको आप कहते हो ऑयलर ऑयलर इक्वेशन। फॉर्मूला। हाँ, ऑयलर्स फॉर्मूला कहते हैं इसको। तो सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने चीज यूज की थी। तो इसी फॉर्मूले को आपने मॉडिफाई करना है। सिंपल ई टू द पावर आई एक्स है ना, तो आप ई टू द पावर माइनस आई एक्स करो। आई अच्छा वर्ड नहीं है, आयोटा बोलना चाहिए। मतलब सिंपल क्या करो, इस वाले फॉर्मूले और इसमें फर्क क्या है, इस माइनस आयोटा एक्स को इस तरह आप लिख सकते हो, माइनस एक्स आयोटा, इसको लिख सकते हो एक्स आयोटा। देखो, इस ऑयलर फॉर्मूला, ऑयलर फॉर्मूले में होता क्या है कि जो एक्स की आप वैल्यू यहां पे पुट करोगे, सेम वैल्यू यहां पे आती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, आयोटा तो कांस्टेंट है, ये एक्स आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, आप ये चीज मालूम करो कि एक्स की जगह पे आप पाई पुट कर दो, तो सिंपल यहां पे भी पाई आ जाएगा और यहां पे भी पाई आ जाएगा, जिसको क्या नाम दिया था, ऑयलर आइडेंटिटी का नाम दिया था। इसी तरह एक्स पे मैं यहां पे क्या पुट कर रहा हूं, एक्स की जगह मैं माइनस एक्स पुट कर रहा हूं, तो यहां पे भी माइनस एक्स आ जाएगा, यहां पे भी माइनस एक्स आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हो जाएगा सिंपल कॉस एक्स, माइनस को बाहर ले आओ। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पता होगा, जब साइन या टेंजेंट के अंदर नेगेटिव आता है, नेगेटिव को बाहर निकाल देते हो। तो अब ये दो फॉर्मूले आपके पास आ गए, सिंपल। वैसे इसको आयोटा एक्स, ज्यादातर जहां भी आप देखोगे आयोटा एक्स लिखा जाएगा। वैसे तो एक्स आयोटा लिख दो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आयोटा एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ नजर आता है आपको। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। जब दोनों को ऐड करोगे ना, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, टू कॉस एक्स। टू को डिवाइड करना, ये कॉस का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना आपस में। जब इसको इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आयोटा साइन एक्स और माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा टू आयोटा साइन एक्स। तो टू आयोटा को डिवाइड कर देना, ये साइन एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। तो कहीं अलग से नहीं आए, ये आप लोगों के लेवल की चीज है। ये बेसिक सी जो आपने ऑयलर फॉर्मूला पढ़ा था, उसको मॉडिफाई करके आपने दो फॉर्मूले बना दिए, जो यूनिवर्सिटी लाइफ में काफी काम आएंगे। तो उनको नोट कर लेना। इस लेवल पे तो मुझे कोई एमसीक्यू नजर नहीं आया, लेकिन काम आएंगी बाद में। ठीक है, अच्छा जी। और आखिरी टॉपिक जो हमें पढ़ना था, वो था पोलर फॉर्म से रिलेटेड, जो आपकी कैलकुलेशन को बड़ा आसान करेगा। पोलर फॉर्म में आपने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को देखना है। ये सब बातें आपने पढ़ी थी, बस इसमें छोटे छोटे पॉइंट थे, वो कवर नहीं हुए थे। जैसे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का मैंने क्लास में आप लोगों को बकायदा मतलब बताया था। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो होता क्या है, किसी एक के रेफरेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया Z2 से, तो होगा क्या, दो चीजें होंगी। एक तो Z1 का जो भी मॉडुलस था ना, ठीक है, जब आप Z2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या हो जाएगा, Z1 का मॉडुलस जो इसका मॉडुलस है ना, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर इसका मॉडुलस पहले था फॉर एग्जांपल 2 और Z2 का मॉडुलस है फॉर एग्जांपल 3, तो जब Z1 को आप Z2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो रिजल्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मॉडुलस 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉडुलस।
तो एक तो ये मैंने चीज आपको बताई थी। दूसरा मैंने बताया था कि इनके एंगल्स ऐड हो जाते हैं। ऐड इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है इस तरीके से, ये Z1 है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका आर्गुमेंट होगा, इससे हमें कंसर्न नहीं, फॉर एग्जाम्पल थीटा 1 कह देते हैं। अगर मैं Z2 को मल्टीप्लाई करता हूं, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लो Z2 का आर्गुमेंट थीटा 2 है, तो फॉर एग्जाम्पल Z1 को और Z2 कंसीडर कर लो, यहां पे है, इसका आर्गुमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा 2 है। तो ये ओरिजिनली Z1 यहां पे मौजूद था। मैंने बताया था जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो रोटेशन आती है, ठीक है। अगर ये Z1 अभी यहां पे था, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया Z2 से, मतलब Z2 का जो आर्गुमेंट है ना, उतनी रोटेशन आपने करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप Z1 पे खड़े हुए हो, यहां से आपने क्या करना है, थीटा 2 जाना है। जरा इस बात को गौर से समझो, वहां पे बताई थी कि जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका एंगल जो है वो थीटा 2 है, मैंने एक नाम दे दिया। तो जब इस Z2 को आप Z1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो होगा क्या, इनके आर्गुमेंट ऐड हो जाएंगे आपस में। ऐड होने का मतलब कि अगर पहले Z यहां पे था ना Z1, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा 2 आपको आगे ट्रेवल करना पड़ेगा। इसकी इस तरह को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल Z1 है 45 डिग्री, और Z2 को फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 70 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे Z1 को Z2 से, तो रिजल्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो कैसे आएगा, कि जहां पे आप Z1 पे थे ना, इससे 70 डिग्री आपने आगे जाना है। ये Z1 पे मैं खड़ा हूं, कितना मुझे आगे जाना है, जितना इसका आर्गुमेंट है, इसका आर्गुमेंट 70 है, उसका मतलब 70 डिग्री जो है वो मैं आगे जाऊंगा, और यहां पे मैं कहीं आ जाऊंगा। ये हो जाएगा Z1 Z2। तो रियल में हो क्या रहा है, आर्गुमेंट्स को आप ऐड कर रहे हो। इसका आर्गुमेंट 45 था, इससे आगे आप क्या गए हो, 70 डिग्री और गए हो। ये मैंने आप लोगों को वहां पे बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन आ जाती है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, रोटेशन आ जाती है। सेम कॉन्सेप्ट डिवीजन के अंदर भी होता है। अच्छा, ये बात मैंने वहां पे काफी डिटेल में बताई थी, मैं भी दोबारा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, वो टॉपिक से बहुत हट जाएगा। तो अगर आप इन दोनों लेक्चर को कंबाइन करोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा, अगर टाइम लगाओगे ना, समझ आ जाएगा मैं क्या बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। सेम चीज डिवीजन भी होती है। डिवीजन के जैसे इसके अंदर होता है ना कि आप रोटेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे थे और आप इस तरीके से जा रहे हो। डिवीजन में क्या होता है, आप नीचे आ रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप Z1 से 70 डिग्री इस तरह गए थे। अगर आप डिवाइड कर रहे होते, मतलब Z1 अपॉन Z2 कर रहे होते, तो अब Z1 से 70 माइनस डिग्री करेंगे। आप नीचे आते, यहां पे कहीं आ जाते आप। कोई सवाल है? सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। हाँ, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जैसे यहाँ पे ऐड कर रहे होते हो, 45 के बाद 70 करोगे तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसका आर्गुमेंट 115 होगा। आपने आर्गुमेंट्स को ऐड कर दिया। जबकि डिवीजन में क्या होगा, जो इस वाले का आर्गुमेंट है माइनस इस वाले का आर्गुमेंट। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, इसका आर्गुमेंट प्लस दूसरे वाले का आर्गुमेंट। मजीद अगर सोचोगे तो ये मेरी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो ये फॉर्मूलों से भी आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन मैंने ज्योमेट्रिकल अंदाज में भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर किया। ज्योमेट्रिकल अंदाज में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये बात आप ऑब्जर्व कर लोगे, मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा। सिंपल इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फाइनल रिजल्ट आपके पास ये आ रहा होगा कि Z1 Z2 बराबर होगा R1 R2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अगर आप रिजल्टेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है इस पर जरा गौर करो, वही दो बातें हो रही हैं जो मैंने बताई थी। एक तो इनके जो मॉडुलस है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो वो आपको नजर आ रहा होगा, R1 और R2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इसको मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कॉस को इससे करना, कॉस को इससे करना, फिर आयोटा साइन को इससे करना, आयोटा साइन को इससे करना। इस पे फॉर्मुला बन रहा होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है, इस पे फॉर्मुला बन रहा होगा साइन अल्फा प्लस बीटा का। कोई मुश्किल चीज नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे खुद ही समझ आ जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, दो बातें हो रही हैं, एक तो इनके मॉडुलस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, दूसरा आर्गुमेंट्स ऐड हो रहे हैं, थीटा 1 थीटा 2 आपस में ऐड हो रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट आपके पास आ रहा है ना मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका आर्गुमेंट क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, दोनों को आपने ऐड कर दिया। तो ये जो ज्योमेट्रिकल अंदाज में मैंने आप लोगों को बात बताई थी ना, उसको आप यहां से देख भी सकते हो अलजेब्रिक सेंस में, कि वाकई आपको आर्गुमेंट ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, R1 R2 सिज थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये सिज वाली नोटेशन मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, सिज फॉर कॉस आयोटा साइन। शॉर्ट फॉर्म में कॉस आयोटा साइन को आप इस तरह लिखते हो सिज, और जो आर्गुमेंट होता है वो आप यहां पे लिख रहे होते हो, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो पोलर फॉर्म में काफी आपको अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान में रखना, मैंने आप लोगों को डिमॉइवर नहीं, चलो बात बताता हूं। अच्छा, अब डिवीजन पे आ जाओ, डिवीजन में भी आपके बात नजर आएगी। आप इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना, Z1 अपॉन Z2 करना,
रिजल्ट में क्या होगा, R1/R2, मतलब इनके जो मॉडुलस है वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। और यहाँ पे भी पिक्चर में एग्जैक्टली ऐसा होगा। अगर आपके पास फारिग टाइम है तो आपको एग्जाम्पल लेट कर लेना, Z1 Z2 कुछ लेट वेट करके इनको आपस में डिवाइड करना, और जो डिवाइड करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसमें आप रिलेशन पढ़ना। क्या रिलेशन होगा कि जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा ना उसका मॉडुलस क्या होगा, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड बाय दूसरे का मॉडुलस, ठीक है। और आर्गुमेंट क्या होगा, सिंपल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। तो क्या हो रहा है, यहां पे आर्गुमेंट आपके सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और इसको भी मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है, इन दोनों को सिंपल डिवाइड करना। अब डिवीजन आप लोगों को पता था किस तरह परफॉर्म करते हैं, R1 R2 को तो साइड पे कर देना, ये तो सिंप्लीफाई नहीं आप इतना कर सकते। इनको डिवाइड कैसे करोगे, वही डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। थोड़ी सी इसमें सिंप्लीफिकेशन है, रिजल्ट में आपको ये चीज मिल जाएगी। अगर किसी को शौक हो करना परफॉर्म, ना समझ आए तो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये नहीं कि हर चीज आपको नवाला बना के दे दी जाएगी, खुद भी ट्राई करना, ना समझ आए तो पूछ लेना। तो ये डिवीजन में अगर आप पोलर फॉर्म में देखो तो ये नजर आता है आपको इफेक्ट के डिवाइड होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है वो कैसे आया है कि उन दोनों के मॉडुलस को डिवाइड कर दिया आपने, और जो दोनों आर्गुमेंट था उनको आपस में आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ज्योमेट्रिकल अंदाज में भी आपको बात समझ आ जाएगी पूरी। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, R1/R2 सिज θ1 माइनस θ2, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि इसको पेपर में अगर सिज आए ना तो हमारा बच्चा इतना मासूम होता है ना, जैसे मैंने एक जमाने में ऑनलाइन क्विज बनाए थे ना, मैंने CSC लिखा था। अब हमारे मासूम बच्चे समझ रहे थे कि मैंने गलती की है, मैं कॉस लिखना चाह रहा हूँ। उनको किसी ने बताया नहीं था CSC कोसैक की शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरीके से सिज को आप कॉस नहीं समझ लेना कि आपको बोला जा रहा है कॉस θ1 माइनस θ2, ये सिज है। सिज का मतलब आपको पता है, कॉस प्लस आयोटा साइन। 2 सिज π/6 अपॉन फॉर एग्जाम्पल 7 सिज π/4 कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने डिवाइड करना है जो कि पोलर फॉर्म में लिखे हैं। अब सबसे पहले अगर हमारा बच्चा देखेगा वो तो घबरा जाएगा, सबसे पहले तो घबरा जाएगा, एक चीज है क्या देख लेते हैं। अगर मैं ना भी बताऊं तो ये पता होना चाहिए था आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो क्या मतलब बनेगा, 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, और ये नीचे वाला बनेगा 7 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तो सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि पोलर फॉर्म है। अब इसका एक लंबा वाला तरीका क्या है कि आप पोलर फॉर्म से कन्वर्ट करो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, आप cos π/6 sin π/6 की वैल्यूज पुट करो, इस तरह नीचे पुट करो, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। फिर आपको देखना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है, कहीं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। इसका आसान वर्जन क्या है कि आप जस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं और वो पोलर फॉर्म में लिखे हैं, और क्या चाहिए आपको। अगर तो कार्टेशियन फॉर्म में होते फिर ये तरीका मजे वाला नहीं था ना, कि आप कहाँ उसको पोलर में कन्वर्ट करते, फिर तो आप नॉर्मल डिवीजन कर लेते जैसे हम करते हैं। देखिए पोलर फॉर्म में लिखे में तो ये वाला मेथड इस्तेमाल करो। क्या, सबसे पहले 2/7 को तो साइड पे रख दो, इनका तो कोई काम नहीं है। आपने क्या करना है, इनके आर्गुमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, जस्ट आपका ये काम है। तो क्या लिखोगे, सिज π/6 माइनस π/4। π/6 होता है 30। अच्छा मैं इनको ऐसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, वैसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जैसे नॉर्मल हम फ्रैक्शंस को करते हैं। मैं इसको इस तरह करता हूँ, π/6 30 है, और ये एंगल थोड़े मजे वाले नहीं है, MCQs में आना थोड़ा मुश्किल है इनका, खासतौर पे ऐसी यूनिवर्सिटी जिनमें MCQ कैलकुलेटर नहीं है। तो काम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, π/3 कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 15 डिग्री आएगा, 15 डिग्री को फिर वो सॉल्व करना पड़ेगा, तो नॉर्मली आती नहीं है। मुश्किल बनाना चाहे तो करा देंगे लेकिन आते नहीं इस तरह। तो एज्यूम कर लो π/6 है 30 और π/3 जो है वो 60 डिग्री होता है। तो 30 माइनस 60 क्या होता है, सिंपल -30 के बराबर, मतलब ही -π/3 हो जाएगा। वैसे भी अगर हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करोगे तो आप इसी नतीजे पे पहुंचोगे, सॉरी π/6, 30 जो है वो π/6 होता है। तो आपने सिंपल इन दोनों आर्गुमेंट को क्या डिवाइड किया, कोई नया काम नहीं किया, जस्ट आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि दोनों के मॉडुलस को डिवाइड कर दो और जो इनके आर्गुमेंट्स उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों आर्गुमेंट्स को आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप इसको ओपन कर दो और फिर सॉल्व कर लो जो भी सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा, कॉस -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। अच्छा इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आप माइनस को बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिस कोई ऑपरेटर नहीं है, सिस की फुल फॉर्म है कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा, पूरा लिखते हो आप। तो यहाँ पे माइनस को बाहर नहीं निकाल देना, पता चले कॉस समझ के माइनस को बाहर निकाल दो, बोलो माइनस को इग्नोर कर देते हैं। आपको इसको इस पूरी फॉर्म में लिखना पड़ेगा और फिर अब आपका डायरेक्ट आंसर आएगा।
हाँ, कॉस माइनस को इग्नोर कर दो। कॉस के केस में कॉस पाई बाय 6 होता है √3/2, और साइन के केस में माइनस बाहर आता है, साइन पाई बाय 6 जो है 1/2 होता है। दैट्स इट, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर आप 2 कॉमन लो तो ये वाला 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर जस्ट आपके पास बचेगा √3 माइनस आयोटा, और बाहर बचेगा 1/7। तो कितनी आसानी से, जिसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं √3 माइनस आयोटा/7, कितनी आसानी से आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर दिया। अगर आप वैसे करते तो जरा करके देख लेना, काफी आपको मेहनत करने के बाद रिजल्ट मिल रहा होता। तो बड़ी काम की चीज है, जो आपको पता चल जाए तो कैलकुलेशन आसान है। इन एग्जाम्पल को आप मल्टीप्लीकेशन की एग्जाम्पल भी लेट कर सकते हो। अगर यही आपके पास फॉर एग्जाम्पल आ जाए कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई करना है 7 पाई बाय 3 से, तो अगेन आपको पता है इनके मॉडुलस मल्टीप्लाई होते हैं, 2 7 जा 14, आर्गुमेंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। पाई बाय 6 30 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री, जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जिसको आप पाई बाय 2 कहते हो। कितनी आसान कैलकुलेशन है। और पाई बाय 2 बच्चों बड़ा आसान एंगल है, क्योंकि सिस को जब एक्सपेंड करोगे हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। अब ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 स्ट्रेट अवे 0 होता है और साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो ब्रैकेट के अंदर जस्ट आयोटा बच जाएगा। ये तो 0 है, ये 1 है, तो 1 टाइम्स आयोटा आयोटा होता है, तो 14 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे 14 आयोटा हो जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन कितनी फास्ट है एज कंपेयर टू कि अगर आप पोलर फॉर्म से घबरा जाते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते, फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते, कितनी लंबी हो जाती है। तो ये दो काफी काम की चीजें, नोट कर लेना इनको। क्या अभी तक किसी ने फिगर आउट नहीं किया? सर कर लिया। तो बताओ यार, किसका इंतजार कर रहे हो, क्या आंसर है? 2i√6 2i√6। अच्छा चलो फिर, -2√6। -2√6 ये तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बस। वेट मैं कर रहा √24। हूँ। अच्छा, ये तो 2√6 हो जाएगा। अच्छा, सबको को मसला तो नहीं है इसमें? सब जिन्होंने, अगर बाकी ने सॉल्व किया, ये आंसर ठीक है? सेकंड वाला सर, सेकंड वाला सेकंड वाला क्या है? 2√6। 2√6 है। अच्छा, बाकी ने तो खैर मेरे ख्याल में नहीं किया, या अगर किए होंगे तो शायद ये आ रहे होंगे। देखो, इसमें पहले और तीसरे में तो मसला होना नहीं चाहिए। आ, पहले और तीसरे में तो मसला नहीं होना चाहिए, उसके डिफरेंट मेथड है, आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे जो मैं चीज बताने लगा हूं ना, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। जो असल जनरलाइज फॉर्म है वो ये है कि जब दो रूट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हमने कल जबरा में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सिंपल आप एक रूट लिखो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। वहां पे आपने बात पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, केपी बोर्ड में मेंशन है, पंजाब बोर्ड में मैंने देखा नहीं है, शायद मेंशन हो। केपी बोर्ड में तो बकायदा उन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि अब एक्सप्लेन की हुई पूरी बात कि ये प्रॉपर्टी ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कंडीशन देखो इस प्रॉपर्टी की। कंडीशन क्या है कि इनमें से एटलीस्ट एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, जीरो को तो हम जरा निकालते हैं, इनमें से अगर कोई एक जीरो है, अगर दोनों जीरो हैं, तो फिर तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अगर एक भी ए या बी जीरो है, या दोनों अगर जीरो है, फिर तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब जीरो को हटा के देखते हैं, अगर जीरो नहीं है तो फिर क्या बात होगी। तो एटलीस्ट इनमें से एक जो है ना, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तब आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अगर दोनों नेगेटिव है ना, तो फिर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या मतलब? मसला होता है इस एग्जाम्पल के अंदर आके कि बच्चे क्या करते हैं, इसका सिंपल, जिस स्टूडेंट ने आंसर बताया ना, उसने यही काम किया। उसने ना एक रूट लिखा है और एक रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस पॉजिटिव, आंसर आ गया 24। सॉल्व करो तो 2√6 हो जाएगा। प्रॉपर्टी गलत लगाई है, क्योंकि प्रॉपर्टी ने क्या बोला था कि एटलीस्ट एक पॉजिटिव होना चाहिए, कम से कम एक पॉजिटिव हो, ज्यादा से ज्यादा दो भी पॉजिटिव हो सकते हैं, तब भी आप लगा दो प्रॉपर्टी। अगर एक पॉजिटिव है तब भी आप लगा दो प्रॉपर्टी, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव है फिर नहीं लगाना प्रॉपर्टी है। लेकिन बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने लगा दी प्रॉपर्टी। तो आपने बस लिख लेना एटलीस्ट एक जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, या इसको पॉजिटिव का एक और अच्छा वर्ड है नॉन नेगेटिव, जिसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। नॉन नेगेटिव का मतलब कि नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव भी हो जाए, जीरो भी हो जाए। तो इस प्रॉपर्टी को अगर आपने ठीक साबित करना है ना, तो कम से कम एटलीस्ट इनमें से एक जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव है ना, तो मसला हो जाएगा। अगर एक नेगेटिव है कोई मसला नहीं है, अगर दोनों पॉजिटिव है कोई मसला नहीं है, लेकिन दोनों नेगेटिव होंगे तब आपने ध्यान से इसको सॉल्व करना है। तो करेक्ट तरीका क्या होगा इसका? करेक्ट तरीका क्या है? सिंपल, कि -√6 को आप यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो। कैसे? -√6 सिंपल क्या होगा, -√6 को आप इस तरह लिख सकते हो ना, -1 टाइम 6। तो -1 टाइम -1 क्या होता है? सिंपल आयोटा होता है, √6 जो है वो √6 है। मतलब ये मैं आपको थोड़ी साइंस बता रहा हूँ कि डायरेक्ट भी इसको मैं √6 आयोटा लिख सकता था, मैं पीछे आप लोगों को बता रहा हूँ कि -1 मल्टीप्लाई 6, फिर आप इसको सेपरेट कर सकते हो। वही प्रॉपर्टी अभी जो हम लगा रहे हैं, वही रिवर्स प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ कि दोनों में नेगेटिव तो नहीं है ना,
एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो लगा सकता हूँ। √-1 जो है वो आयोटा होता है और √6 को अपनी जगह पे लिखता हूँ 12। तो इस चीज को आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, और √-4 को आप क्या लिखोगे, √4 आयोटा, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे क्योंकि दोनों नेगेटिव है, ये प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। आप क्या करोगे, इनको अलग अलग सॉल्व करोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे। तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, ये सिंपल हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। √6 √4 पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ये हो जाएगा √6 × 4, सॉल्व करोगे हो जाएगा √24, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। तो एंड पे दोबारा बता दूं, कंक्लूजन क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी आप बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन कंडीशन है अगर एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव कोई मसला नहीं है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं तब आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। और जीरो वाली बात तो मैंने बता दी आप लोगों को, वो अलग चीज है, तो खैर समझ जाओगे। तो ये इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है इसके अंदर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये जो बाकी प्रॉपर्टी है ना, इस पे आप प्रॉपर्टी लगा भी सकते हो ये वाली, और मैनुअल भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम ही आएंगे, कोई फर्क नहीं नजर आएगा। जैसे आप √6 तो खैर √6 लिखा जाएगा, इसको आप लिख सकते हो -4 रूट है ना, तो आप लिख सकते हो √4 आयोटा, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √4 जो है वो सिंपल 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो वो मैं भी बताना नहीं चाह रहा, मेरा फोकस अंदर मल्टीप्लाई करने के ऊपर है, तो ये नहीं बोल देना √4 को सर 2 की नहीं लिख रहे आप। अच्छा, तो होगा क्या यहाँ पे, अगर आप इसको मैनुअल वैसे मल्टीप्लाई करो तब भी आप इस नतीजे में पहुंच सकते हो कि 6 × -4, तो ये हो जाएगा सिंपल -√24, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 2√6 आयोटा लिख सकते हो आप, ठीक है। या अगर आप इसको अलग अलग सॉल्व करो, ये √6 हो जाएगा, इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा √4 आयोटा। अब आप वही काम करो, √6 और √4 को करो, ये √24 हो जाएगा, आयोटा अपनी जगह पे। दोनों सिचुएशन में आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, इसका तो एक ही तरीका है, जबकि यहाँ पे मसला होगा तो इसका आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो चलो रहने देते हैं इसको ऐसे ही। अब आ जाओ इस चीज के ऊपर, ये एक टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का, सिंध बोर्ड के अंदर 2.2 के अंदर मौजूद है आपके पास। ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके सॉल्यूशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नजर आ सकते हैं आपको, ठीक है, या सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स ना हो, उनके कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स हो, सब सिचुएशन बन सकती है यहाँ पे। तो ये सब आपके पास एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हुई है, काफी है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। अगर आप पहले एग्जाम्पल की बात करो तो किस तरह आपने सॉल्व करना होता है, यहाँ पे आपने बस कोशिश ये करनी होती है लेफ्ट और राइट पे कि रियल और इमेजनरी को सेपरेट रखो। ज्यादातर एग्जांपल्स में आप यही काम करते हो। जैसे रियल है यहाँ पे 3x, इमेजनरी वाला है y आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो दो रियल हैं, 5x और 1, जिनके साथ आयोटा नहीं आ रहा उसको आप रियल कंसीडर करोगे। 5x + 1 को आप इस तरह लिख दो, और जो आयोटा वाली टर्म है उसको इस तरह लिख दो। तो इक्वेशन के इस तरफ भी कॉम्प्लेक्स, अच्छा इनको आपस में भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। कोई ये भी बोल सकता है सर 1 को मैं इधर ले आता हूँ, फलाना कर ले, तो भाई सब काम हो सकते हैं। 5x को लेके आ सकते हो, डिफरेंट तरीके से आप सवाल कर सकते हो, कोई एक मेथड नहीं है इसका। मैं एक आपको जनरलाइज बात बता रहा हूँ किस तरह आपने इनको सॉल्व करना है, कि आपने रियल और इमेजनरी को यहाँ पे लिख लिया, इसी तरह यहाँ पे भी रियल और इमेजनरी को आपने अलग अलग कर दिया। अब दरमियान में इक्वल का साइन है, मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसी वक्त इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट इक्वल है, जब उनके इमेजनरी पार्ट इक्वल है। तो यहाँ पे 3x जो है ये बराबर हो जाएगा 5x + 1 के। इसी तरीके से y जो है वो यहाँ पे बराबर हो जाएगा 2 के। तो y की तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 5x को दिला -2x हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से -1/2 आ जाएगी। ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5x को दिल ले आते, ये -2x हो जाता, ठीक है। चाहो तो 1 को भी दिल ले आते, -1 हो जाता। जब यहाँ पे इन दोनों चीजों को यहाँ पे ले आते तो यहाँ पे रियल पार्ट 0 हो जाता, तो डायरेक्ट ये सिचुएशन बनती, -2x - 1 = 0। अगर इन दोनों चीजों को उठा के यहाँ पे ले आओगे, ठीक है, और y आयोटा को फॉर एग्जांपल वहां पे ले जाओगे, तो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे रियल पार्ट 0 हो जाएगा। कहने का मतलब डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक ही आंसर मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दोनों तरफ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहे हो, जैसे एक और तरीका मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसको इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, -2x - 1, और y आयोटा को इधर लेके जाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ये सिचुएशन बनेगी। आप आयोटा इसमें से कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2 - y आयोटा। अब इस तरफ आपके पास रियल है, इस तरफ आपके पास इमेजनरी है, तो आप जबरदस्ती भी ला सकते हो समझने के लिए। जबरदस्ती का मतलब, इस तरफ आपको जस्ट रियल आ रहा है ना, तो आप इमेजनरी अपनी तरफ से डाल दो 0 आयोटा, समझने के लिए। इस तरफ आपको इमेजनरी नजर आ रहा है, इस तरफ आप अपनी तरफ से रियल डाल दो, और फिर वही काम करोगे। यहाँ पे जो रियल है उसको इक्वेट करवाओगे वहां पे रियल से, तो ये वाली इक्वेशन बन रही होगी जैसे सेम वैल्यू आएगी। और यहाँ पे 2 - y को इक्वेट करवाओगे 0 से, तो यहाँ पे 2 मिल रही होगी। सेम कॉन्सेप्ट है,
तरीका बस यही है कि रियल को आपस में कंपेयर करवाते हो, इमेजनरी को आपस में करवाते हो। ये काम आपने बाकी सवालों में भी करना है। जैसे ये वाला सवाल लिखा हुआ है, अब इसमें किस तरीके से आप करोगे इधर 3x प्लस वाई है जो कि रियल है, मैं इधर रहने देता हूं, मूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर जब सेम ही आएंगे और कैलकुलेशन भी सेम किस्म की, तो मूव करने की जरूरत नहीं है। और इस तरफ क्या है, इस तरफ है 13 प्लस 10 आयोटा। तो अगेन वही चीज, दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने देखना है रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो 3x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 13 के। इसी तरीके से 2x प्लस 2y आयोटा के साथ लिखा हुआ है, यहां पे आयोटा के साथ क्या 10, तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। चाहो तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करके 5 लिख सकते हो। अब ये सिंपल दो इक्वेशंस हैं जिनको सॉल्व करना मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करोगे, y कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, y x की वैल्यू पुट करके आप लोग y निकाल लेना, तो यहां पे भी आपके पास x और y आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तीसरी एग्जांपल जो है ये तो आपकी बुक की एग्जांपल ही है, बुक के क्वेश्चन है 2.2 का। इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखे हुए और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मुझे ऑर्डर्ड पेयर में फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मैं फॉर्मूले के बगैर मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स कॉमा वाई को लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई आयोटा, और 2 3 को लिख सकता हूँ 2 प्लस 3 आयोटा, और ये -4 7 है, इसको मैं लिख सकता हूँ -4 प्लस 7 आयोटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को 2 से करो 2x, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स को 3 आयोटा से करो 3x आयोटा, y आयोटा को 2 से करो 2y आयोटा, y आयोटा को 3 आयोटा से करो, y और 3 हो जाएंगे 3y आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, रियल वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, सिंपल लैंग्वेज में। तो ये 2x है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -3y होगा। तो 2x -3y रियल है, इन दोनों में आयोटा आ रहा है तो आप आयोटा कॉमन ले लो, इस तरह लिख सकते हो। और यहां पे क्या है, -4 प्लस 7 आया। अब अगेन वही फॉर्म आ गई, यहाँ पे रियल है 2x -3y, यहाँ पे है -4, इन दोनों को आपस में इक्वल रखना। इसी तरह 3x प्लस 2y, यहाँ इमेजनरी पार्ट है, इधर इमेजनरी पार्ट 7 है, इनको आपस में इक्वल रखना। अगेन दो इक्वेशन आएंगी, सॉल्व करोगे x और y आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को देख लो, ये थोड़ी आप लोगों को डिफरेंट लगेगी, यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं है एक ही वेरिएबल है, सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब सॉल्व करने का तरीका, जब एक वेरिएबल होता है आपकी इक्वेशन में, आप किस तरह सॉल्व करते थे, सिंपल उसको एक जगह कर लेते थे, बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले जाओ, आप सॉल्व कर लो। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। ये x की टर्म है और ये x की टर्म है, इनको एक साथ लाएंगे, बाकी को हम आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आप एक काम करो, इस वाली टर्म को इधर ले आओ और इन दो को तो सबसे पहले उधर हम ले जाते हैं। तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, 3x आयोटा, इस वाले को उधर लाओ तो नेगेटिव हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ साथ साथ। अच्छा जी, और ये दोनों उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, तो 2 आयोटा -4 प्लस 5 आयोटा, इधर उधर आप ले गए और कोई आपने नया काम नहीं। 3x आयोटा -x आयोटा, ये क्या हो जाएगा, सिंपल 2x आयोटा हो जाएगा। -x के अंदर देखो कोई आयोटा नहीं आ रहा, इसका मतलब ये रियल है, उधर ले जाते हैं इसको, या नहीं नहीं उधर नहीं लेके जाते, सॉल्व करने में मसला होगा, इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा, ये हो जाएगा सिंपल 7 आयोटा, -4 अपनी जगह पे। अब आपने x कॉमन लेना है, x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 आयोटा -1, ये हो जाएगा -4 प्लस 7 आयोटा। अब आखिरी चीज है, आपको x निकालना है, तो आप सिंपल इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को वहां जाके डिवाइड कर दो। मैं थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद मेरे ख्याल में आप लोगों को आता है डिवाइड किस तरीके से आप करते हो, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, सॉल्व करना, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो जो भी रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा ना, वो आपके पास एक्स का आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल सारी हमारी कंप्लीट हो गई है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। अब आपको एमसीक्यूज में कहीं भी नजर आए, मजीद एग्जाम्पल को सॉल्व करना और कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। अगेन एक सिंध बोर्ड में एक सवाल था, ये आपको बोला हुआ था कि आप प्रूफ करो, वैसे चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है, प्रूफ करो ना करो ये मुझे नहीं पता, लेकिन चेक करो फिलहाल तो कि 1 प्लस 2 आयोटा क्या सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। किस इक्वेशन की बात की जा रही है, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5, क्या ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ये चेक करने का तरीका क्या होता है कि जस्ट आप इस वैल्यू को पुट करते हो इक्वेशन के अंदर। ये आपने कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन में पढ़ा होगा, रूट का एक कॉन्सेप्ट होता है। रूट क्या होता है, या सॉल्यूशन भी आप उसको कहते हो, कि अगर आपने कोई वैल्यू पुट की इक्वेशन के अंदर और पूरी इक्वेशन आपकी जीरो हो गई, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर होगी, इसका मतलब वो वैल्यू सॉल्यूशन भी कहलाती है या वो वैल्यू रूट भी कहलाती है। तो अब ये एमसीक्यूज में सवाल किस तरह आएगा, आपको मे बी इक्वेशन दे दें या मे बी आपको 1 प्लस 2 आयोटा दे दें, बोले कि यार 1 प्लस 2 आयोटा किसका सॉल्यूशन है, ऑप्शन ए बी सी में आपके पास इक्वेशन नजर आ रही होंगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हर इक्वेशन में पुट करोगे, जिस पे आंसर आपको जीरो मिल रहा होगा वो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा।
या इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि इक्वेशन आपको दे दें और चार ऑप्शंस में एक्स की वैल्यूज लिखी हुई हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा रूट है, तो अगेन आप उन ऑप्शंस को पुट करोगे सवाल के अंदर और देखोगे जिसपे जीरो आंसर आ रहा है वो हो जाएगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में ये जीरो कर रहा है नहीं कर रहा है ये मुझे नहीं पता, करके देख लेते हैं, लेकिन मैंने एक जनरलाइज आपको बात बता दी कि अगर जीरो आएगा तो इसका मतलब आप उसको रूट या सॉल्यूशन कहते हो। यहां पे हम जरा चेक करते हैं क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो वही क्या करना है, आपने एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये एक्स स्क्वायर है, आपने एक्स की जगह पुट कर दिया, इसी तरह यहां पे आपने एक्स की जगह पे पुट कर दिया। अच्छा जी, इक्वल टू जीरो भी देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा, फिर ये क्या हो जाएगा, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ये हो जाएगा 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 5। अच्छा जी, 4 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस मतलब आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो ये -4 हो जाएगा। तो 1 प्लस 4 आयोटा -4 -2 -4 आयोटा प्लस 5, ये सिचुएशन है। तो देखो 4 आयोटा -4 आयोटा कैंसिल हो गए। अच्छा जी, 1 प्लस 5 6 होता है, -4 -2 -6 होता है। तो ये सब इसका मतलब आपस में कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब वाकई ये इसका सॉल्यूशन है। जब आप इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है वो आपस में बराबर आ रही है। ठीक है, तो इस तरह एमसीक्यूज में डिफरेंट अंदाज में बात पूछी जा सकती है। बस कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए कि अगर कोई वैल्यू किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो उसको आप सॉल्यूशन भी कहोगे, उसको आप रूट भी बोलोगे। और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा, जब आप पुट करोगे तो लेफ्ट और राइट जो है ये आपस में बराबर हो जाए। जल्दी से आ जाओ एक और सवाल के ऊपर कि अगर ये न्यू बुक में कॉन्सेप्ट लिखा हुआ होता है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, उसकी कोई पावर लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल, और आपको बोला जाएगा रियल एंड इमेजनरी पार्ट सेपरेट करो। ये बड़ा मशहूर सवाल है सिम बोर्ड लेवल पे या डिफरेंट बोर्ड्स में कि रियल और इमेजनरी को सेपरेट करो। ये उनका बड़ा फेवरेट सवाल है जो पूछ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो सिंपल बोलेंगे रियल और इमेजनरी को सेपरेट करो। जब आप डिवाइड करोगे रिजल्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसमें रियल इमेजनरी आपको पता चल जाएगा। तो सवाल काफी मशहूर है, जितने आपने टॉपिक्स पढ़े हैं ना सब में कहीं ना कहीं आ सकता है कि रियल और इमेजनरी को सेपरेट करो। तो जो काम आप करते हुए आ रहे हो उनमें आप यही काम करते थे, आप डिवीजन करते थे, आप मल्टीप्लाई करते थे, आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, एंड पे रियल अलग होता था, इमेजनरी अलग होता है। तो ये हर सवाल में पूछा जा सकता है आपसे कि रियल और इमेजनरी पार्ट बताओ, तो ये काम ऑलरेडी आप कर चुके हो, बस एंड पे रियल और इमेजनरी पार्ट आपको बताना है। ठीक है, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब उनकी पावर -1 भी हो सकती है, अगली एग्जाम्पल में पावर -2 है। इसी तरह पॉजिटिव भी हो सकती है, पावर 1 पावर 2 पावर 3। तो मेथड जरा देख लो, बात आपको समझ आ जाएगी आसानी से। अगर पावर -1 आ रही है फिर तो बहुत सिंपल है, आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, ये हो जाएगा। तो ये बेसिकली सिंपल रेसिप्रोकल है, 3 - 4 आयोटा का रेसिप्रोकल, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप डिनोमिनेटर में लेके उसकी पावर 1 होगी, उसके बाद कैसे सॉल्व करना है, वही जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। फिर तो लाइफ इजी है, ऊपर 3 + 4 आयोटा आ जाएगा। अच्छा, अब नीचे देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने शॉर्टकट बताया हुआ था क्या होगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो मजीद सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, नीचे आ जाएगा 25। अब वक्त आ गया सेपरेट करने का, ये हो जाएगा 3/25 प्लस 4/25 आयोटा। तो रियल पार्ट है 3/25, इमेजनरी पार्ट है 4/25। ठीक है, इसी तरीके से अगर पावर -2 आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 2 - आयोटा अपॉन 4 - 3 आयोटा की पावर -2। अब मुझे बताओ क्या करोगे आप लोग यहाँ पे, किस तरह तो सॉल्व पहले करोगे। रेसिप्रोकल करके स्क्वायर कर देंगे उसको, देन हाँ, एक अच्छा काम आपने क्या करना है यहाँ पे कि इसको पॉजिटिव बना दो। कैसे पॉजिटिव बनाओगे, रेसिप्रोकल कर दो। जब किसी फ्रैक्शन के ऊपर आपको पावर नजर आती है ना, तो और नेगेटिव पावर है, आपने उसको पॉजिटिव बनाना है, तो सिंपल आप जो फ्रैक्शन है ना इसको रेसिप्रोकल कर दो। सिंपल 2/1 कर दो और इसकी पावर को पॉजिटिव कर दो। ये डायरेक्ट इसका तरीका है, मैनुअल अलग अलग अप्लाई करो फिर ऊपर नीचे लेके जाओ, फिर भी आप ये बात ऑब्जर्व कर लोगे। तो इस चीज को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, इसका आसान तरीका क्या है कि मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं, मैं 4 - 3 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा का होल स्क्वायर इस तरह लिख देता हूं। फ्रैक्शन मैंने रेसिप्रोकल की और पावर नेगेटिव थी, तो अब मैंने पावर को पॉजिटिव। अब इसके बाद क्या करना है, एक तो तरीका था पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, वो तो लंबा है क्योंकि पावर इतनी छोटी है। पोलर फॉर्म तो उस वक्त करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल पावर 20 लिखा हुआ होता तब चलो सेंस भी बनती है, लेकिन अभी पोलर फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट आप इसके ऊपर भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, इसके ऊपर भी लगाओगे। तो मैं जल्दी में लगा देता हूँ, न्यूमरेटर में जब लगाओगे तो हो जाएगा 16 - 24 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में लगाओगे हो जाएगा 4 - 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा -9, 16 - 9 7 - 24 आयोटा,
ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 4 - 1 3 - 4 आयोटा। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, डिवाइड करने का तरीका आप लोगों को पता है, वही कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो और उसके बाद ही कैलकुलेशन आपको आती है आसानी से। न्यूमरेटर में तो सिंपल रियल नंबर एक आ जाएगा, ऊपर सिंप्लीफिकेशन कर देना, एंड पे आप एलसीएम ब्रेक कर देना, रियल और इमेजनरी आपके सेपरेट हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब एक और सवाल आता है जिसमें फैक्टराइजेशन का आपसे पूछते हैं कि आपने फैक्टराइज करना है, ये भी सिंध बोर्ड लेवल पे सवाल मौजूद है। और फैक्टराइज किसको करना है, वहीं से मैंने सवाल उठाया 3m² + 8t²। यहां पे अगर आप फैक्टराइज करोगे ना, तो जो उसके फैक्टर बनेंगे वो इमेजनरी बनेंगे। ठीक है, एक रियल फैक्टर भी आपके बनते थे, वो उस वक्त बनेंगे जब फॉर एग्जाम्पल दरमियान में नेगेटिव आ रहा होता, तब आप फॉर्मुला अप्लाई करते a² - b² का। फॉर एग्जाम्पल यही सवाल आता, फॉर एग्जाम्पल इस तरह लिखा जाता है x² - y²। अब जब आप इसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, तो रियल फैक्टर बन रहे होंगे आपके पास, लेकिन इस पे आपने फॉर्मुला कौन सा अप्लाई किया, a² - b² का। कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हुई हो, आप उसको अगर दरमियान में नेगेटिव आ रहा है, स्क्वायर की फॉर्म में आपने ब्रेक किया, तो आप इस तरीके से फैक्टर बना सकते हो। लेकिन यहां पे दरमियान में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब a² - b² अप्लाई नहीं कर सकते अभी। तो किस तरीके से फैक्टर बनाएंगे, कोई आइडिया? माइनस टाइम्स माइनस करेंगे, फिर मैं एक माइनस को आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओरिजिनल टेक्निक क्या है, सिंपल, दरमियान में आपको नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कैसे लाओगे, ले आते हैं दरमियान में नेगेटिव, अपनी मर्जी हमारी, हम दरमियान में नेगेटिव ले आए, लेकिन कंपनसेट करना है इसको, मैं आयोटा स्क्वायर लगा देता हूं। आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे, दोबारा यही चीज आ जाएगी। तो यही चीज लिखी हुई है, सेम ही है दोनों, बस दिखने में आपको फर्क नजर आ रहा है, लेकिन वैसे सेम ही है। ये करने के बाद अब आप यहाँ पे कोई देखो, मैं नया फॉर्मुला बता ही नहीं रहा, सिंपल a² - b² का फॉर्मुला लगाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 3m² को आप इस तरह लिख सकते हो, √3m का स्क्वायर, और 8t² आयोटा स्क्वायर को आप इस तरह लिख सकते हो, √8t आयोटा। लिख दिया। अब सिंपल फॉर्मुला अप्लाई कर दो a² - b² का। इस पूरी चीज को आप ले लो a, इस पूरी चीज को आप लोगे b। जरा फॉर्मुला अप्लाई करते हैं, हो जाएगा √3m प्लस √8t आयोटा, a प्लस b, फिर होगा a माइनस b। अब √8 को चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, √8 2√2 के बराबर होता है, लेकिन बहरहाल ये अब फैक्टर की फॉर्म में, फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया, तो इस पूरी चीज को फैक्टर की फॉर्म में इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर लिया। तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। इसका एडवांस वर्जन जो है वो न्यू बुक के अंदर मौजूद है, सिंध बोर्ड की भी, केपी बोर्ड की भी। अब वो जरा एडवांस वर्जन भी देखते हैं कि अगर आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए और बोले इसको फैक्टराइज करो, अब ये तो मुश्किल काम है थोड़ा, इसको फैक्टराइज करना इजी नहीं है, मुश्किल होगा। अब इसको जरा फैक्टराइज हम कैसे करेंगे? अच्छा, अब हर इवन क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज कर सकते हो। एक तो आपने तरीका पढ़ा था ना फैक्टराइज करना बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेक, एक होती है फैक्टराइजेशन वो कि मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए से आप फैक्टर बनाते हो। एक होता है कि मिडिल टर्म ब्रेक हो नहीं रही, जैसे मैं एक एग्जांपल, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन आई एम श्योर शायद आप लोगों को ना पता हो। मैं एक इक्वेशन देता हूं ये वाली, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। कोई कहता है अगर हो सकती है तो बता दो, क्या लगता है, होगी नहीं होगी? नहीं होगी मिडिल टर्म ब्रेक यहाँ। आप यहाँ पे ना, अब इसको फैक्टराइज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ यार ये सिंपल एक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन को चलो छोड़ते हैं, सिंपल एक पॉलिनोमियल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसको नाम भी दे देता हूँ p(x) है। आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज आप किस तरीके से करोगे, इसको सिंपल आप इस तरह लिख सकते हो, कन्वर्टिंग स्क्वायर, कोऑर्डिनेट फॉर्मूला। हाँ कन्वर्टिंग हाँ, स्क्वायर करके बनाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, सिंपल -12। 4 - 12 -8 होता है, यहाँ पे -8 आ जाएगा। -8 को आप सिंप्लीफाई करें किस तरह लिख सकते हो, √8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और √8 को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब ये वो कैलकुलेशन है जो आप लोग को आनी चाहिए, इस पे टाइम मैं जाया नहीं कर रहा। √8 को आप लिख सकते हो 2√2। ठीक है, तो अब रिजल्ट में ऊपर से अगर आप 2 कॉमन लो, नीचे वाले से वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा -1 प्लस माइनस √2 आयोटा। ये सिंपल बनेगा। तो एक वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस √2 आयोटा, एक हो जाएगी, इसको आप इस तरह लिखोगे, एक होगा x इज इक्वल टू -1 प्लस √2 आयोटा, एक होगा x इज इक्वल टू -1 माइनस √2 आयोटा। ये x की दो वैल्यूज आ गई। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल जब ये दो वैल्यूज आ जाएंगे ना, तो उसको फैक्टर की फॉर्म में आप लिख दो। फैक्टर की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा, ये है ना,
आप इन दोनों को राइट हैंड साइड पे ले आओ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओगे, तो ये हो जाएगा +1 माइनस √2 आयोटा, एक फैक्टर ये बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक फैक्टर आप ये बना दो, इन दोनों को उठा के यहाँ पे ले आओ, +1 + √2 आयोटा, ये आपकी फैक्टर फॉर्म बन गई है। आप इन दोनों को सॉल्व करना, देखना इसी के बराबर आएगा। आप सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे ना देखना वो इसी चीज के बराबर आ रहा होगा, सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा इसके अंदर, ये करके आप लोग देख लेना। तो अब जो आपने इस पूरी चीज को फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट किया ना, पहली बात यहाँ पे जो फैक्टर बने वो रियल के अंदर नहीं बने, कॉम्प्लेक्स के अंदर चले गए, ठीक है, लेकिन फैक्टर आपके बन गए। अभी मिडिल टर्म ब्रेक से नहीं बन सकते थे, आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बनाया, जबरदस्ती आपने बना दिए, इवन कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आप बना सकते हो, जबरदस्ती आपने बनाए लेकिन बना दिए आपने, ठीक है। तो ये अगर क्वाड्रेटिक आ जाए ना, उसको भी आप हर क्वाड्रेटिक के भी फैक्टर फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट आप कर सकते हो। अब आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज आ रही है, इसको कैसे फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? क्यूबिक फॉर्मूले से। क्यूबिक फॉर्मूला कौन सा होता है बताओ? आई डोंट रिमेम्बर बट मे बी फॉर होता है पावर 3। फॉर्मूला? नहीं मुझे याद तो है कि इसका फॉर्मूला था एक। नहीं मुझे याद नहीं है सर, आपको, मुझे लगा आपको याद होगा। नहीं क्यूबिक का नहीं है, वो एक और था, वो मैक्सिमम मिनिमम वाला एक ट्रिक थी। क्यूबिक का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर क्यूबिक का फॉर्मूला आ जाए ना तो लाइफ हमारी बड़ी आसान हो जाएगी। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, हर क्यूबिक इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। कितनी क्यूबिक इक्वेशन इजी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट हटा देता, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है ना। हाँ, वो एक्स कॉमन ले लेंगे हम ये, लेकिन हर क्यूबिक इक्वेशन और इससे हायर डिग्री इक्वेशन के लिए अगर तुम लोग को पता हो ना, तो यूनिवर्सिटी लेवल्स पे अप्रोक्सीमेशन के मेथड पढ़ाए जाते हैं कि यार इनको हर केस में सॉल्व करना आसान नहीं है, तो आप अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड यूज करो और इनकी वैल्यूज मालूम करने की कोशिश करो। कैलकुलेटर पे नहीं बोलना, कैलकुलेटर मैंने बताया था अप्रोक्सीमेशन पे वर्क करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में तो हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्यूबिक या क्यूबिक से हायर में आप जाओगे तो हर एक का फॉर्मूला है ही नहीं, इवन क्यूबिक का भी कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप उस फॉर्मूले में पुट करो और हर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करो, नहीं, कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है। तो तब मेथड बड़े काम आते हैं। अच्छा, तो होगा क्या यहाँ पे, सिंपल आपने इसका ना एक याद रखो, जब भी क्यूबिक आ रहा है ना तो उसकी 3 वैल्यूज होंगी। फैक्टराइज करने का सिंपल तरीका क्या होगा, 3 फैक्टर्स बन रहे होंगे, तीनों कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते, इस चीज को ध्यान में रखना। कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर की फॉर्म में आएंगे, या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 3 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी इन किस्म की इक्वेशंस में जिनमें कोएफिशिएंट इंटीजर्स आपको नजर आ रहे हैं, उनमें ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 3 कॉम्प्लेक्स मतलब तीनों फैक्टर आए तीनों में कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो 2 होते थे कॉम्प्लेक्स या फिर दोनों रियल होते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा एक कॉम्प्लेक्स एक रियल, ये कभी भी नहीं होता। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक तो इसका रियल होगा, वो आपको मालूम करना है। अब उसके डिफरेंट मेथड बताए जाते हैं, एक थ्योरम भी यूज होता है, रैशनल रूट थ्योरम उसको कहते हैं। तो वो हमें सिंपल ये कहता है, इसका कोएफिशिएंट अगर 1 है तो लाइफ आपकी उतनी आसान होती है कि जो कांस्टेंट है उस पर गौर करो और कांस्टेंट के फैक्टर्स बनाओ। 5 के क्या फैक्टर बनेगा भाई, 5 के 2 ही फैक्टर है, 1 और 5, 2 ही फैक्टर है ना इसके, 1 और 5। तो आप क्या करो, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ऑफ 1, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ऑफ 5, ये इसके अंदर पुट करो। और देखो जो इस पे 0 आंसर मिल रहा है ना, इसका मतलब एक फैक्टर तो आपके पास आ जाएगा। अब जरा पुट करके देखते हैं, क्या 1 पुट करने पे 0 आ रहा है, क्या -1 पुट करने पे 0 आ रहा है। इसी तरह +-5 पुट करके देखो, जिस पे 0 आ रहा है ना वो आपके काम का है। कैसे, जरा पुट करते हैं। 1 पुट करोगे तो नहीं आ रहा, 1 पे नहीं आएगा, तो -1 पुट करते हैं, -1 पे -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इस पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब -1 आपके काम का है, +-5 आपके काम का नहीं होगा। पुट करके देख लेना, इस वाली सवाल में नहीं होगा। वैसे चलो पुट करके देख लेना आसानी है, लाइफ अगर आपकी लग गई तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैसे तरीका क्या होता है कि एक आप वैल्यू निकाल लेते हो, आपको पता है कि -1 जो है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x इज इक्वल टू -1। फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, -1 को इधर ले आओ, एक फैक्टर आपको मिल गया। क्या तरीका मैंने बताया कि जो कांस्टेंट थे आपने उसके फैक्टर निकाले, आपने इक्वेशन के अंदर पुट किया, जो आपको 0 दे रहा है वो आपके मतलब की चीज है, उसको आपने इस फॉर्म में लिखा, इसका मतलब एक फैक्टर आपके पास आ गया। अब रही बात बाकी 2 फैक्टर आप यहां पे कैसे निकालोगे, अब आपकी लाइफ बड़ी इजी है। जो फैक्टर आपने निकाला था ना, उससे आप डिवाइड कर दोगे इस पॉलिनोमियल को। अच्छा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये ध्यान में रखना, यही इसका शॉर्टकट है, इसी को आप शॉर्टकट ही समझो, और कोई आसान तरीका नहीं है इसका। जो आपने निकाला है उसे डिवाइड कर दो, और जो यहाँ पे क्वोशंट बनेगा ना, उस क्वोशंट को आपने यहाँ पे लिखना है। अगेन बहुत आसान तरीका है, ये x² हो जाएगा। अच्छा जी, ये x² है, सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल हो जाएगा, -4x²। अच्छा जी, -4x से मल्टीप्लाई करो। अब ये मैं नहीं बता रहा है, ये आप लोगों को आना चाहिए। ये हो जाएगा 5x + 5, और 0 आएगा रिमाइंडर, अगर गलती किए तो फिर 0 नहीं आ रहा होगा।
अगर गलती की होगी तो फिर देखना एंड पे जीरो नहीं आ रहा होगा, सर वरना फिर जीरो आ सिंथेटिक रहा। डिवीजन कर लेना सिंपली। सिंथेटिक कह रहे हो या? सिंथेटिक थोड़ी मुश्किल लगती है मुझे, उसमें कोएफिशिएंट पूरे लिखने पड़ते हैं, ये मुझे थोड़ी इजी लगती है। एक कॉन्सेप्ट होता है सिंथेटिक डिवीजन का, चैप्टर नंबर 3 में, वो भी मैं दे दूंगा। तो उसके जरिए से भी आप यहाँ पे कोएफिशिएंट निकाल सकते हो, ठीक है, वो भी बकायदा एक तरीका है बिल्कुल, वो भी वहां पे देख लेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा अलजबरा में थोड़ा आसानी हो रही है, इससे भी कर लिया मैंने। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप यहाँ पे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अच्छा, कितने ऑप्शन में मे बी आपको जो एमसीक्यूज दिया हुआ उसमें ये ठीक हो कि दो इस तरह लिखा हुआ उन्होंने, हालांकि इसको मजीद फैक्टराइज कर सकते हो आप, लेकिन उन्होंने बेशक इसी फॉर्म में लिखा हुआ है इसको। तो ये देखना पड़ेगा एमसीक्यूज में उन्होंने कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है। अब रही बात ये जो आपके सामने लगी हुई है क्वाड्रेटिक, अब ये क्वाड्रेटिक को भी आप फैक्टराइज कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे फैक्टराइज करेंगे? मिडिल टर्म ब्रेक तो हो नहीं सकती इसकी, आप अगर इसके दो फैक्टर बनाओगे और कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे ना। ये वाले फैक्टर, हाँ ये वाले फैक्टर नॉर्मली बच्चे बना सकते हैं। कौन से वाले? हाँ, -5x प्लस एक्स, ये वाला फैक्टर आप बना सकते हो कि यार -5 और इसको ऐड किया तो -4 आया, लेकिन -5 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -5 होगा, जबकि यहाँ पे +5 लिखा हुआ है। तो ये वाले फैक्टर आप इधर नहीं बना सकते, आगे खुद ही सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे। तो इसका मतलब आप यहाँ पे वही काम करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लेक्स आ रहे होंगे, वो फैक्टर आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो खैर मैंने वो मेथड पूरा आप लोगों को बता दिया था, वही काम आप पूरा प्रोसेस करना। अगर शौक हो तो ये मेरे ख्याल में बुक की एग्जाम्पल ही मैंने पिक की हुई है, ये न्यू बुक के अंदर एग्जैक्ट एग्जाम्पल मौजूद है। सॉल्व करना वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उन्होंने लगाया हुआ है, और इसके आंसर आ रहे हैं x+1 तो अपनी जगह पे, बाकी है x-2 माइनस आयोटा और एक है x-2 प्लस आयोटा। अच्छा, अब छोटी छोटी बातें यार, आर्गेन डायग्राम का ना एक और नाम होता है, ये गूगल मैंने किया था तब मुझे पता चला था, ये आर्गेन डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है, या आर्गेन प्लेन भी कहते हैं इसको। नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी नजर आया तो घबराना नहीं है, एक तो पढ़ा ही नहीं है। या इसको गॉसियन प्लेन भी कहते हैं, ये भी इसका नाम है। आर्गेन डायग्राम जो हमने पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करने के लिए, आर्गेन प्लेन भी कहते हैं, गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। इन दोनों का एक जनरलाइज नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन, कि जिसपे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करते हो। तो इन चीजों को नोट कर लेना। और कौन कौन छोटी सी बात है? अच्छा, इसी तरीके से आर्गुमेंट आपने एक देखा था, कभी आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि आप जनरल आर्गुमेंट बताओ। आपने जो पढ़ा था ना, आपने पढ़ा था प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जो हमने पूरा मेथड पढ़ा था ना कि आर्गुमेंट किस तरह निकालना है, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अगर आपको जनरल आर्गुमेंट निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका सिंपल मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपका अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट 45 डिग्री है, जिसको रेडियन के अंदर आप कन्वर्ट करो तो π/4, तो जनरलाइज क्या होगा कि आप इसके अंदर 2n पाई ऐड कर दोगे, ये इसका जनरलाइज आर्गुमेंट होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पूरी 360 रोटेशन करोगे तब भी यहीं पे आएगा। आपको पता है आर्गुमेंट जो है वो कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं, एक आंसर नहीं आता, इसके तो इन्फिनिट आंसर आते हैं। आपने क्या किया, इसी का हल के लिए आपने बोला कि बस 360 के अंदर अंदर बताओ, या दूसरी कन्वेंशन के अंदर हमने -180 और 180 के अंदर देखा था। तो वजह ये थी कि आप कह रहे थे कि एक आंसर आए, वरना इसके इन्फिनिट आंसर आते हैं। तो तभी प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या बोला गया कि भाई जो -180 और 180 के दरमियान हो, या दूसरी कन्वेंशन में आपने पढ़ा था कि 0 और 360 के दरमियान हो। उसकी वजह ये थी कि यार प्रिंसिपल चाहिए आपको, एक आर्गुमेंट चाहिए आपको। लेकिन अगर जनरलाइज आर्गुमेंट की बात करो तो आप 360 ऐड करते जाओ, आपको सेम उसी जगह पे आ पाओगे। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना आपका, ठीक है, आप 45 के अंदर 360 ऐड करो, दोबारा आप यहाँ पे आ जाओगे, फिर 360 ऐड करो, दोबारा यहाँ पे आ जाओगे। तो ये सब आर्गुमेंट है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ही हैं। लेकिन हम प्रिंसिपल बताते थे एक, लेकिन जनरलाइज पूछा जाए तो जनरलाइज क्या होगा? आर्गुमेंट जो भी आपके पास आया है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, इसके अंदर आप प्लस कर दोगे 2n पाई, वेयर n यहाँ पे क्या है? इंटीजर है। n की जगह 1 पुट करोगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पुट करोगे 4 पाई हो जाएगा, 3 पुट करोगे 6 पाई हो जाएगा। तो इन सब पे जो आपके पास आर्गुमेंट आ रहा होगा वो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आ रहा होगा। तो किसी ये जो पहली चीज है ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रही है, इस ध्यान में रखना। ये है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आप इसके अंदर 2n पाई ऐड करते जाओ तो आपके पास सारे आर्गुमेंट आते जाएंगे, ठीक है। ये ओवरऑल इस पूरी चीज को आप बोलोगे कि जनरलाइज आर्गुमेंट ये होगा कि प्रिंसिपल के अंदर आपने 2n पाई ऐड कर दिया। सर हम इन्हें कोटर्मिनल आर्गुमेंट भी कह सकते हैं ना? को टर्मिनल नहीं, आर्गुमेंट, हाँ अगर आप वो वाली सेंस बोल रहे हो, को टर्मिनल एंगल्स के लिए बोला जाता है, बिल्कुल आप आर्गुमेंट्स को बोल सकते हो कि अगर एक 45 डिग्री आ रहा है, इसके अंदर 360 ऐड करोगे तो 405 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं, को टर्मिनल आर्गुमेंट्स बोलता है। लेकिन तो खैर बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे इतना कोई एमसीक्यूज बन के नहीं आता इसका, ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर पूछा जा रहा होता है।
अच्छा, मेन मेन तो ये बातें होगी। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन का भी बता दिया, डिवाइड का भी बता दिया। अच्छा, कुछ पास पेपर्स की एग्जांपल थी, इसको जरा देख लो। फॉर एग्जांपल, अब ये आप लोग बताओगे किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि तकरीबन हर चीज आप लोग पढ़ चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चीज आ रही है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पूछ क्या रहे हैं वो, क्या अप्रोच लगाओगे यहाँ पे? ये हो क्या रहा है, बाहर 3 लिखा हुआ है, आपको बोला हुआ है सिर्फ पाई बाय 6 का मॉड लेना है और जो आंसर है उसकी पावर -2 लेनी है, ये आपसे बोला हुआ करना है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो इसको, फिर मतलब किसी सिंपली में हम भी पहले जवाब। कन्वर्ट कर देंगे उसे। अब सबसे पहले तो आपने, हाँ, ऑब्वियसली कन्वर्ट ही करना है उसको। जैसे सिर्फ पाई बाय 6 आप लिख सकते हो कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। आपको इसका निकालना है मॉड और उसकी पावर -2 निकालनी है। दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप पहले इसका मॉड लो, जो आंसर आए उसकी पावर -2 लो, एक ये तरीका है। एक तरीका मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी में बताया था कि आप पहले पावर ले लो उसके बाद मॉड लगा लो। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, तो आपकी मर्जी है, पहले पावर ले लो बाद में आर्गुमेंट ले लो, या पहले आप आर्गुमेंट ले लो, सॉरी, पहले आप मॉड्यूलस ले लो और बाद में आप पावर ले लो। दोनों तरीके इसके ठीक है। पोलर फॉर्म में पावर लेना इतना मसला नहीं होता, लेकिन आपको याद हो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में नहीं था तो पावर लेना थोड़ा मसला होता था हमारे लिए। दूसरा, यहाँ पे पावर भी इतनी कम है, तो आपकी मर्जी, आप जो भी मेथड यूज कर लो, इतना ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन जितनी पावर बड़ी होती जाएगी उतना आपको ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगेगा कि पहले आप मॉडुलस ले लो, एक नंबर आ जाएगा और फिर उसकी पावर ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसी तरीके को प्रेफर करते हैं। आपने इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस कैसे लोगे? सिंपल, कॉस पाई बाय 6 क्या होता है? कॉस पाई बाय 6 होता है √3/2। साइन पाई बाय 6 जो होता है, ये होता है 1/2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपने मॉडुलस लेना है। तो किस तरीके से लोगे? मॉडुलस होता है रियल का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करोगे 3/4 हो जाएगा, प्लस इमेजनरी क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। इन दोनों को ऐड करोगे, ये हो जाएगा 4/4, जो कि 1 के बराबर होता है। मतलब इस पूरी चीज का मॉडुलस जो है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। और 1 की पावर आप -2 कर दो, आंसर सिंपल क्या हो जाएगा? 3 के बराबर। ठीक है, तो मैंने एक तरीका बता दिया, आप इसका दूसरा तरीका भी कर सकते हो कि आप -2 को अंदर ले आते, पहले आप यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई करते, ये हो जाता -2 पाई/6 -2 पाई/6, मतलब -पाई/3 हो जाता। तो फिर आप उसको पूरा सॉल्व करते, कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल आ जाता, उसके बाद हम मॉडुलस ले लेते, फिर भी आप देखते इसी नतीजे पे आप पहुंचो। लेकिन ये पहले मॉडुलस लेने वाला काम ज्यादा इजी होता है, क्योंकि नंबर आ जाता है और नंबर की पावर आप डायरेक्ट ले लोगे तो इतना मसला नहीं होगा। फिर दोनों तरीके ठीक है इसके, ये भी हमने देख लिया कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अच्छा, एक यहाँ पे एक चीज थी जो मुझे नजर आई थी, वो ये था कि अगर ए इज लेस देन बी, तो कुछ स्टूडेंट बता सकते हैं इसका रेसिप्रोकल का क्या रिलेशन होगा? ग्रेटर। हाँ, ग्रेटर होगा। ये चीज को ध्यान में रखो, इनइक्वालिटीज के अंदर मुझे रियल नंबर्स के अंदर ये बात बतानी चाहिए थी कि अगर ए लेस देन बी है तो 3 केसेस यहां पे बनते हैं। मतलब कोई अगर 2 नंबर आपको नजर आ रहे हैं और उन 2 नंबर को इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 3 केसेस होते हैं। कौन कौन से? या तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मतलब ए बी दोनों पॉजिटिव है, या दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ये 3 केसेस बन सकते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि एक एग्जांपल दी जाए कि ए इज लेस देन बी और बोला जाए कि ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, फॉर एग्जांपल 2 इज लेस देन 3, फॉर एग्जांपल 4 इज लेस देन 10, दोनों पॉजिटिव है ना, तो फिर उनका रेसिप्रोकल क्या होगा? याद रखना, रेसिप्रोकल का साइन उल्टा हो जाएगा। अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन है। क्यों? वो आपको यहां पे भी नजर आ रहा है। अगर 2 लेस देन 3 होगा तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा? लेस होगा? नहीं, 1/2 1/3 से लेस थोड़ी ना होता, तो ग्रेटर होता है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, जब आप रेसिप्रोकल करोगे ना तो साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे आप लिखोगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो रेसिप्रोकल उनका लेस हो जाएगा, या अगर ए लेस देन बी है तो उनका रेसिप्रोकल ग्रेटर हो जाएगा, अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है। इसी तरह अगर दोनों का साइन नेगेटिव है तब भी आप इनइक्वालिटी का साइन चेंज करोगे। बिलफर्ज अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, तो जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, ये भी आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल -2 जो है वो -1 से छोटा होता है, -2 -1 से छोटा होता है। जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या -1 का रेसिप्रोकल अभी -1 होगा, तो क्या -1/2 -1 से छोटा होता है? नहीं, नेगेटिव में आपको जितना बड़ा नंबर नजर आता है उतना छोटा होता है। तो 1/-2 तो सिंपल -0.5 है ना, तो क्या -0.5 लेस होता है -1 से? नहीं, इसका मतलब यहां पे भी आपको साइन चेंज करना पड़ेगा।
तो अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो और आप रेसिप्रोकल करोगे तो साइन आपको जरूर चेंज करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान में रखना। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ए फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर वाली कंडीशन गिवन है तो उसका रेसिप्रोकल भी ग्रेटर ही होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल होने के बाद भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, रिलेशन बरकरार रहेगा। अगर टू ग्रेटर है -1 से या फॉर एग्जाम्पल -2 -5 से फॉर एग्जाम्पल, तो इनका रेसिप्रोकल भी ग्रेटर ही रहेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, पॉजिटिव तो हमेशा ग्रेटर रहता है नेगेटिव से। या अगर उल्टा होता फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव नंबर इज लेस देन पॉजिटिव, तो रेसिप्रोकल होने के बाद भी ये नेगेटिव रहता है ये पॉजिटिव रहता है, अभी भी ये वाला रिलेशन फॉलो होता है। फिर एक सवाल यहाँ पे था फॉर एग्जाम्पल डिमॉर्गर वाला सवाल है 2 - 3 आयोटा की पावर 6। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सवाल आपके पास आ रहा है, अच्छा सॉल्व आपने किस तरह यहाँ पे करना है, दो तरीके होंगे, एक तो डिमॉर्गर थ्योरम होगा, एक होगा कि आप इसको मैनुअल मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो आर्गुमेंट आएगा ना वो आर्गुमेंट कैलकुलेटर के बगैर निकलने वाली चीज नहीं है। अभी मैं इसलिए सवाल करवा रहा हूँ, ये मैं दोनों ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, ऐसी ऑडियंस जिनके पास कैलकुलेटर मौजूद है, एनईडी की ऑडियंस या फॉर एग्जाम्पल प्यास या दाऊद में जहां पे कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो वहां पे आप इसको आसानी से मालूम कर सकते हैं। जिन यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर अलाउ है ना वहां पे इसका तरीका अलग होगा, जिनमें अलाउ नहीं है वहां पे तरीका अलग होगा। वजह यह है कि जब आप इसका आर्गुमेंट निकालोगे, इसका आर्गुमेंट काफी फजूल सा आएगा। तो इसका आर्गुमेंट निकालो तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स -3/2, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर आप निकाल नहीं सकते। टेंजेंट इनवर्स -1.5 का कुछ पॉइंट में आर्गुमेंट आ रहा होगा, कुछ भी वैल्यू आ रही होगी, तो कैलकुलेटर के बगैर आप निकाल नहीं सकते। तो अगर आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा होगा यहाँ पे, तो अब आप क्या करोगे, आप इसको अलजेब्रिक अप्रोच से पूरा सॉल्व कर लोगे। वो अप्रोच क्या होगी, वो अप्रोच बड़ी सिंपल होगी कि आप इस पे अब देखो पावर 6 का फॉर्मूला अगर बाइनोमियल से आप लगा सकते हो तो सही है, लेकिन पावर 6 का बाइनोमियल से बच्चों को नॉर्मली फॉर्मूला आता नहीं है, तो स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में ब्रेक करके बड़ी आसानी से वो सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से कि आप पहले इसको स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करो और फिर क्यूब लगा दो। स्क्वायर को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है, ये हो जाएगा सिंपल 4 - 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, क्यूब बाद में करते हैं अभी। अच्छा ये हो जाएगा -9, 4 - 9 -5, ये सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्यूब लेना है, क्यूब का फॉर्मूला भी आप लोगों को आता ही होगा। अच्छा एक काम करो, माइनस कॉमन आ रहा है ना, तो माइनस कॉमन लेते हैं और इसको बाहर निकाल देते हैं। माइनस की पावर क्यूब माइनस होता है, तो आप इसको जस्ट इस तरह लिख दो, माइनस आपने बाहर निकाला तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है। अगर स्क्वायर लिखा हुआ होता तो फिर तो हम पॉजिटिव ही ले लेते हैं इसको। अब इस चीज को आपने सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, वही a + b होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। ये हो जाएगा सिंपल 125 a क्यूब, फिर फॉर्मूला आपने पढ़ा था 3a² b, तो 5 अच्छा ये आप लोग जल्दी में मैं कर रहा हूँ, आप लोग खुद इसको देख लेना। ये हो जाएगा 25 75, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इतनी तो खैर मुझे भी नहीं आती, 75 × 12, ये हो जाएगा 900 आयोटा। अच्छा जी, अच्छा जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल आ रही है, मे बी कैलकुलेशन वैल्यूज थोड़ी छोटी छोटी कर आ जाए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर आपका आर्गुमेंट वो ना आए जो 30 40 50 आता है, 50 भी करने 30 आ गया 45 आ गया, वो अगर ना आए तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि फिर कैलकुलेटर वगैरह करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेथड होगा, मेथड ये है, बाकी एग्जाम्पल आपकी वे भी इजी आ सकती है। फिर होता है 3ab², तो ये हो जाएगा 15 को मल्टीप्लाई करो 12 के स्क्वायर से, ये हो जाएगा 2160 आयोटा स्क्वायर। और फिर था b क्यूब, इस पूरी चीज का क्यूब करोगे, 12 का क्यूब होता है 1728 आयोटा क्यूब। तो ये आप अलजेब्रिक तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होगे। अब बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। 125, अच्छा आयोटा स्क्वायर जो है आपको पता है नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा -2160 और यहाँ पे लिखा हुआ है 125, इनको आपस में ऐड करो, और आपको पता है बाद में आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा इनको, तो इसको इसको ऐड करोगे नेगेटिव आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव होकर 2035 आ जाएगा। इसी तरीके से 900 आयोटा, और आयोटा क्यूब आपको पता है माइनस आयोटा के बराबर होता है, आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं। तो अभी क्या हो जाएगा, 900 आयोटा -1728, तो ये हो जाएगा -828, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो +828 आयोटा। तो एक तो तरीका ये होगा इस पूरी चीज को सॉल्व करने का। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो फिर आप इस पे वही पोलर फॉर्म लगा सकते हो। पोलर फॉर्म किस तरीके से कि आप यहाँ पे r निकालना, r यहाँ पे आ रहा होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो मॉडुलस √13 आ जाएगा, और आर्गुमेंट यहाँ पे आएगा टेंजेंट इनवर्स -3/, तो आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अभी इसकी वैल्यू ना निकालो तो बेहतर है, ऐसी रहने दो इसको। पोलर फॉर्म होगी √3
कॉस आर्गुमेंट क्या है, टेंजेंट इनवर्स -3/2 प्लस आयोटा साइन आर्गुमेंट क्या है, टेंजेंट इनवर्स -3/2। तो ये आपने पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। आप इस पे डायरेक्ट डी मॉर्गन थ्योरम लगा देना। डी मॉर्गन थ्योरम क्या है कि पावर निकालनी है आपने, आर के ऊपर ही पावर आ जाती है और पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर ही पावर आ जाती है। उसके बाद वही काम करोगे, 6 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना यहाँ पे भी, इस 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है, और ये पूरी चीज आप डालोगे कैलकुलेटर में। अगर आपका कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मॉड में नहीं भी है तो फिर आप अलग अलग सॉल्व कर लो। √13 की पावर 6 को पहले आप मल्टीप्लाई करो इससे, देखना आपके पास 2035 आ रहा होगा। √13 की पावर 6 को इससे मल्टीप्लाई करना, आयोटा को फिलहाल स्किप कर देना, आपके पास 828 आ रहा होगा और आयोटा लगा देना। तो कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वरना मैनुअल फिर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। ये एक एग्जांपल नजर आई थी, नजर नहीं आई थी, मतलब खुद बनाई थी मैंने। ये एग्जांपल बनाने की वजह ये थी कि वही बच्चे अंधाधुंध डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं और बाद में फिर मसला हो जाता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि रियल में साइन नहीं होना चाहिए, रियल में कॉस होगा और इमेजनरी में साइन होगा, तब आप डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई नहीं कर देना, यहाँ पे आप पहले कन्वर्ट करो। क्या मैंने बताया था लास्ट क्लास में, साइन 3 थीटा बराबर होगा कॉस 90 - 3 थीटा। साइन को जब भी आपने कन्वर्ट करना होता है कॉस में तो क्या तरीका होता है, जो इसका आर्गुमेंट है साइन क्या है, आप इधर नीचे कॉस लिखो और उसको 90 से माइनस कर दो। सेम चीज यहाँ पे कॉस को अगर आपने साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप लिखोगे साइन 90 - 3 थीटा। अब आपने क्या किया, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लिया जनरल फॉर्म में जिसपे आप डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अब जरा आप अप्लाई करो, क्या करते हो आप, एंगल को मल्टीप्लाई करते हो। तो 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो जाएगा 360 डिग्री, इससे मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 12 थीटा। इसी तरीके से 4 को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 360 डिग्री -12 थीटा। और फिर यहाँ पे अब अगेन ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि जब भी 360 डिग्री आपके पास मौजूद होता है, यहाँ पे एक ट्रिक बताई जाती है। वो ट्रिक बड़ी आसान होती है, अगर वैसे लंबा तरीका यूज करोगे तो cos अल्फा - बीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। तो ट्रिक क्या होती थी, 360 पे आपका फंक्शन चेंज नहीं होता, cos है तो रिजल्ट में cos ही आएगा, जो यहाँ पे चीज लिखी हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। 360 में से जब कुछ माइनस करते हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेम चीज यहाँ पे करो, 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, 12 थीटा अपनी जगह पे रहेगा। 360 में से जब भी आप कुछ माइनस करते हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो ये इसकी फाइनल फॉर्म है। तो एमसीक्यू तो मजीद आप इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, हाँ आप इसको सिस की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो बताने लगा हूं, ये तो इसका फिलहाल आंसर है, अगर आपको ये चीज पूछी जाए तो इसका ये आंसर होगा। अगर ये आपको ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा और आपको सिस की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अब सिस की फॉर्म में कैसे आप लिखोगे, सिस की फॉर्म में आप उसी वक्त लिखते हो जब जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म क्या, कि कॉस प्लस आयोटा साइन होता है, यहाँ पे प्लस नहीं आ रहा, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो अगर आपने सिस वाले नोटेशन में लिखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक काम करोगे, वो काम करने से पहले एक और बात आपको, माइनस आप साइन एंगल के अंदर लिख दोगे ना। लेकिन मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं कि अगर डिमॉइवर के अंदर जब भी आप अप्लाई करते हो ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, तो उसका आर्गुमेंट सेम होना चाहिए। सबसे बेसिक शर्त तो ये होती है, मतलब आप इस पे डिमॉइवर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/6। अब ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन स्टूडेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कहेंगे भाई रियल में cos है, इमेजनरी में साइन है, डिमॉइवर थ्योरम अप्लाई कर दो। हालांकि इस पे हो ही नहीं सकता डिमॉइवर थ्योरम, क्योंकि आर्गुमेंट ही सेम नहीं है। तो ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट तो सेम होता है ना, यहाँ पे तो आर्गुमेंट सेम ही नहीं है, तो उसका मतलब यहाँ पे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, आर्गुमेंट सेम होने चाहिए। दूसरी बात, दरमियान में पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको नजर आनी चाहिए, आर्गुमेंट सेम हो, दरमियान में पॉजिटिव हो, और रियल में कॉस, इमेजनरी में साइन, ये तीनों चीजें होंगी तो फिर आप डिमॉर्गन थ्योरम पे जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर दरमियान में नेगेटिव आ रहा है ना, तब भी आप डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, मसला नहीं होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर दरमियान में नेगेटिव आ जाए, ये है कॉस 30 डिग्री माइनस आयोटा साइन 30 डिग्री, अगर आप इस पे फॉर एग्जाम्पल पावर 4 लिखी हुई है, आप इस पे डिमॉर्गन थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, मसला नहीं होगा आपको। आर्गुमेंट सेम है, रियल में कॉस, इमेजनरी में साइन, तो डिमॉर्गन थ्योरम को इससे कोई मसला नहीं होगा। आप डायरेक्ट 4 को मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका करेक्ट तरीका क्या होगा कि आप इसको जनरल फॉर्म में लिखो, दरमियान में पॉजिटिव। और वो कैसे लिखोगे, वो ये तरीका होगा कि आप cos 30 को फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, इस माइनस को आप साइन के अंदर ले जाओ, इस तरीके से साइन -30,
लेकिन अब वही बात आपको पता होनी चाहिए कि आर्गुमेंट सेम होने चाहिए। तो आप क्या करो, कॉस के अंदर भी -30 लिख दो, क्योंकि आपको पता है कॉस को माइनस से फर्क नहीं पड़ता। तो सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर है cos 30 माइनस आयोटा साइन 30, इसको डिफरेंट फॉर्म में मैंने कैसे लिखा, cos -30 प्लस आयोटा साइन -30। सारी शराइत पूरी है, एंगल सेम है, रियल में cos, इमेजनरी में साइन, दरमियान में पॉजिटिव, तीनों शर्त पूरी हैं। तो अब आप डिमॉर्वे थ्योरम लगा दो। आप इस पे डिमॉर्वे थ्योरम लगाओ या इस पे लगाओ, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहां पे पड़ सकता है, अगर आप इसको सिज की नोटेशन में लिखना चाह रहे हो, आप इसको अभी ये नहीं लिख सकते सिज 12 थीटा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि सिज की नोटेशन में अगर आपने कन्वर्ट करना है ना, तो फिर दरमियान में पॉजिटिव होना जरूरी है। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों पे डिमॉर्वे अप्लाई करके देख लेना, आंसर सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। इस 4 को मल्टीप्लाई करोगे, इसको तो वैसे इग्नोर कर दो, और 4 को वैसे मल्टीप्लाई करोगे -120 होगा, अगेन माइनस को बाहर निकाल देना, सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। लेकिन यहां पे आप इसको इस फॉर्म में लिखना, पहले इसको लिखना सिज -12 थीटा, दरमियान में पॉजिटिव, इसको लिखना -12 थीटा। सेम वही चीज है, लिखने का अंदाज डिफरेंट है, ये इसकी है जनरलाइज फॉर्म। अब आप इसको सिज की नोटेशन में लिख सकते हो। सिज की नोटेशन में आप क्या लिखोगे, सिज -12 थीटा, ये करेक्ट फॉर्म है। अगर आप सिज की नोटेशन में लिख रहे हो, या तो आप इस तरह रहने दो या फिर आप इस तरह रहने दो, डिपेंड करेगा एमसीक्यूज में कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है। अच्छा यार, ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, इसको खुद जरा नोट कर लेना। ये 5-6 नाम होते हैं, मुझे पहले भी नजर आए थे, लेकिन मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट पे फोकस किया था। ये 5-6 नाम है, इनको अपने पास नोट कर लेना, कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, कंपोनेंडो। ये अब बेसिक मैथ है, आपसे पूछी जा सकती है, जो फास्ट के या नस्ट के कोई सवाल सॉल्व कर रहा है वहां जाके अप्लाई करेगा, वहां बेसिक मैथ के अंदर बात पूछी जा सकती है, इसलिए बता रहा हूं, वरना एडवांस में इसका कोई जिक्र होना नहीं चाहिए। तो कंपोनेंडो एक रूल था, एक आपने पढ़ा था डिवाइडेंडो रूल, एक आपने पढ़ा था कि इनको कंबाइन कर दो, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो रूल। ये तीन तो मैंने आप लोगों को बताए थे, जो भी है स्पेलिंग देख लेना इसके, ये तो बड़े इजी थे। इसके अलावा भी होते हैं, अगर आप सर्च करो मिल जाएगा। एक आपको मिलेगा ऑल्टरनेंडो, गूगल किया था तो मुझे मिला था। एक मिलेगा आपको इन्वर्टेंडो, ये तो मैंने बता दिए थे ना, इनका जरा देख लो। ऑल्टरनेंडो का खैर मतलब ये है कि अगर आपके पास ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, तो आप इस सी को नीचे ले आओ, बी को ऊपर ले जाओ। मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, ये ऑल्टरनेंडो है इसका। ये फ्रैक्शंस की सारी प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से एक इन्वर्टेंडो होता है कि आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर सकते हो, जैसे ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, तो बी अपॉन ए बराबर हो जाएगा डी अपॉन सी के, ये इन्वर्टेंडो होता है। अच्छा, इसी तरीके से एक और भी था, क्या था, हाँ कन्वर्टेंडो, ये आखिरी चीज थी। सर ये मैट्रिक की बुक में भी है। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक मैथ जो है ना, ये लॉग की प्रॉपर्टीज, स्क्वायर रूट, ये सबसे पहले मैट्रिक से आपने स्टार्ट की थी। तो ज्यादातर बेसिक मैथ का पोर्शन वो मैट्रिक वाला ही होता है पूरा। तो अगर आप ये कन्वर्टेंडो में ख्याल में ये था कि अगर ये फ्रैक्शन लिखी हुई है ना, तो ए अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा सी अपॉन सी माइनस डी के, ये कन्वर्टेंडो था इस टाइप। तो ये आप देख लेना, इनको अपने जहन में रख लेना, ताकि अगर कहीं पूछ लिया जाए सवाल, तो इतना पढ़ने के बाद एक नंबर गलत हो जाए तो फायदा। अच्छा जी, वो जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ ना, वो ये चीज है कि एक सवाल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा निकालो। स्क्वायर रूट की ट्रिक मैंने आप लोगों को कल क्लास में बताई थी। अब वो आयोटा का स्क्वायर रूट हो या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोले आयोटा का स्क्वायर रूट निकालो, तो आयोटा को आप लिख देना 0 प्लस आयोटा की फॉर्म में। अब आप ट्रिक अप्लाई कर देना जो स्क्वायर रूट की मैंने आप लोगों को बताई थी। क्या ट्रिक थी, प्लस माइनस ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर रूट, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस लो। इसका जब आप मॉडुलस लोगे तो सिंपल 1 ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, तो मॉडुलस 1 आएगा इसका। प्लस रियल पार्ट इसका 0 है, डिवाइडेड बाय 2। फिर था प्लस आयोटा, अगेन मॉडुलस, माइनस रियल पार्ट 0 है, डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने एक ट्रिक आप लोगों को बताई थी। अब देखो ये बहुत काम की ट्रिक है, मैंने और कोई ऐसे ट्रिक नहीं बताई, वरना है बहुत सी ट्रिक, लेकिन बताई इसलिए नहीं कि फालतू में एक्स्ट्रा चीज क्यों याद रखो, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। ये हो जाएगा सिंपल 1/√2, ये भी हो जाएगा सिंपल 1/√2। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन √2। तो अगर आपको को बोले आयोटा का स्क्वायर रूट बताओ, तो ये आयोटा के दो स्क्वायर रूट आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसी तरीके से बोले कि अगर माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट बताओ, तो बस फर्क ही होगा, इस फॉर्मूले में दरमियान में नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन स्क्वायर रूट 2। ये फर्क पड़ेगा बस।
तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकालने को बोले तो आसानी से आप निकाल लोगे। इसी तरह एक सवाल था आयोटा की पावर आयोटा, इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल आप लोगों के लेवल का नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ, जब बात आ रही है बड़ा इजी है। ये कितने सवाल ऐसे होते हैं जब आप अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे ना, तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करें तो बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स में आ रहे होते हैं। वैसे सॉल्व करना पोलर फॉर्म में मजा नहीं आ रहा होता, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करोगे तो वो काफी अच्छे नजर आ रहे होते हैं आपको। तो अब इस चीज को अगर आपने सॉल्व करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? सिंपल, आयोटा की पावर आयोटा का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आपको याद हो ये होती है, ठीक है, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, जैसे पोलर फॉर्म क्या है आर, सॉरी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और पोलर फॉर्म ये होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर आपको आर और थीटा पता है तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली ये जो नीचे वाला आयोटा है ना, इसको मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करता हूं और इस तरह लिखता हूं। इस आयोटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, जीरो प्लस आयोटा की फॉर्म में लिख सकता हूं, एक ही बात है। इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करो। जब आप इसमें मॉडुलस निकालोगे तो मॉडुलस यहां पे आएगा 1, और जब आप यहां पे आर्गुमेंट निकालोगे तो आर्गुमेंट आएगा 90, क्योंकि ये जो आयोटा है ना ये वाई एक्सिस के ऊपर होगा। 1/0। मतलब आर्गुमेंट अगर टेंजेंट इनवर्स के फॉर्मूले में निकालोगे तो 1/0 आ रहा होगा। 1/0 एक अनडिफाइंड फॉर्म है, तो टेंजेंट 90 पे अनडिफाइंड होता है। तो जब भी इस चीज को नॉर्मली आमतौर पे इन्फिनिटी कहा जाता है, तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी इसी तरह समझ लेते हैं 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट 90 डिग्री आ रहा होगा। तो अब आप इसको कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आप इसको लिख सकते हो 1 e की पावर आयोटा पाई अपॉन 2, एग्जैक्ट इस फॉर्म में। इसमें 1 की जरूरत नहीं है, 1 को आप यहां से हटा दो। तो ये वाला जो है इसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया, बाहर क्या मौजूद है, आयोटा मौजूद। अब इस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर पाई अपॉन 2। आयोटा स्क्वायर आपको पता है नेगेटिव होता है, ये इसका आंसर। तो खैर आप लोगों के लेवल की चीज नहीं है, लेकिन देख लो इसको, इतनी की मुश्किल चीज नहीं है। इसी से जनरलाइज फॉर्म बनाई हुई है कि अगर आपको बोले कि e2n पाई आयोटा ये किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होगा। उसकी वजह है कि यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट यहाँ पे 2n पाई है। मतलब इसको अगर आप पोलर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कॉस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, वेयर n यहाँ पे कोई भी इंटीजर होगा। तो याद रखो अगर मैं यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करूंगा तो साइन हमेशा जीरो होगा। साइन 360 पे जीरो होता है, साइन 720 डिग्री पे जीरो होगा, 360 का कोई भी मल्टीपल होगा साइन उस पर जीरो होता है। तो आप n की यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करते जाओ, देखते जाओगे कि साइन जो है वो हमेशा जीरो रहेगा। तो हमेशा ये वाली चीज जो है ये तो जीरो रहेगी जब भी आप 2n पाई की फॉर्म में कोई भी एंगल पुट करोगे, तो रिजल्ट में ये बचेगा। और याद रखो जब भी आप 360 का मल्टीपल कॉस के अंदर पुट करते हो तो हमेशा आंसर 1 आता है। कॉस 361 होता है, कॉस 721 होता है, दोबारा 360 ऐड करो उस पर भी 1 होगा। तो ये चीज हमेशा क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो e टू द पावर 2n पाई आयोटा ये हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर। अच्छा, ये एक मैंने आयोटा की पावर वाली फॉर्म आप लोगों को बताई थी कि आयोटा की पावर्स को कैसे सॉल्व करना है। तो बिल्फर्ज अगर एमसीक्यूज में आ जाए आयोटा की पावर 4n+3, तो सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, अगेन अलग अलग कर देंगे इसको। हाँ, इस तरह कर देंगे हम, माइनस आयोटा वैसे आंसर होगा, सही बताया। तो 4n+3 को तुम अलग कर दो, आयोटा 4n मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको पता है ना कि जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है। आपने पावर को तोड़ लिया। अब आयोटा की पावर 4n मैंने बताया था 1 के बराबर होती है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था, दोबारा डिस्कस नहीं करते इसको। ये चीज पूरी 1 होती है, आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो अब आपके पास 4n+2 आ जाए या 4n+1 आ जाए, 4n+10 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेथड मैंने बता दी, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मुश्किल चीज नहीं थी, लेकिन बच्चे को पता नहीं होता तो इसमें भी गलती कर देते हैं। इसी तरीके से एक सवाल मुझे नजर आया था कि अगर ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो तो कब बराबर होंगी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर करो या उसके मॉडुलस को स्क्वायर करो, ये कंडीशन कब सही मानी जाएगी। ये कंडीशन उस वक्त सही होगी जब आपका हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल हो, जस्ट एक्स हो, मतलब उसमें y 0 हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जाम्पल आपका z = -3 कर लेते हैं, इसमें आपको नजर आ रहा है कि इमेजनरी नहीं है, y की वैल्यू 0 है यहाँ पे। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो सिर्फ रियल हो ना, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करो या आप इसका मॉडुलस का स्क्वायर करो। जब आप इसका मॉडुलस लोगे तो मॉडुलस क्या होगा, -3 का स्क्वायर, जो कि 9 के बराबर होगा। और मॉडुलस का स्क्वायर लेना है तो जब भी मॉडुलस का स्क्वायर लेंगे तो रूट नहीं लगाते ना। तो ये
तो मॉडुलस का स्क्वायर करोगे आप या सिंपल इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करोगे, बात एक ही होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ इमेजनरी नहीं है, रियल रियल ही है। तो सिंपल इसका स्क्वायर करो या मॉडुलस में स्क्वायर करो, बराबर ही होगा। तो कंडीशन याद रख लेना, कंडीशन कब होगी, जब z जो है वो आपका रियल। ये तीन चीजें हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये कैलकुलस के पहले सेमेस्टर में आपको नजर आएगा, जो कि इसी से रिलेटेड है, तो नई चीज नहीं है। तो यहीं से जल्दी में देख लेते हैं इसको, यहाँ समझाते हैं। वो ये है कि जैसे आप रियल इक्वेशंस को ड्रॉ करते थे ना, सर्किल की इक्वेशन को ड्रॉ कर रहे हो, सेकेंड ईयर आप लोग कर आए होगे, डिफरेंट इक्वेशंस को आप ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हो। एग्जैक्टली ये सब चीजें जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको पता होनी चाहिए। इनकी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी है, लेकिन आपसे नॉर्मली पूछी जा रही होती है कि ग्राफ में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बेसिक चीज होती है मॉड z इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, वो इसके ग्राफ में आ जाएंगे। जैसे आपके पास सिंपल इक्वेशन होती थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको आप ड्रॉ कैसे करते थे, आप क्या बोला करते थे कि जो ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगे। तो जब आप इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करोगे, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो एग्जैक्टली इसी तरह आपको वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। क्या इक्वेशन क्या है कि उन सब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है वो 5 के बराबर होगा। तो अभी ग्राफ में आपके सारे कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह नजर आएंगे वो बताना चाह रहा हूं। सर्किल की फॉर्म में नजर आएंगे। क्यों? सबका मॉडुलस सेम है, एंगल में फर्क होगा, लेकिन मॉडुलस सबका क्या 5 है। मतलब फॉर एग्जांपल एक ऐसा यहां पे है जिसका जो मॉडुलस है वो 5 है। फॉर एग्जांपल यहां पे जिसका मॉडुलस 5 है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे जिसका मॉडुलस 5 है। तो ये सब प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी थी सर्किल की। सर्किल की डेफिनेशन क्या थी? सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो अगर आप इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर एक सर्किल बना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इनका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, हमेशा 5 के बराबर होगा। मतलब वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 5 है, मॉडुलस का मतलब क्या है, उनका डिस्टेंस ओरिजिन से। तो ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 5 है ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और वो ग्राफ में आपको कैसे नजर आ रहे होंगे, एक पूरा सर्किल बना रहे होंगे कि सबका मॉडुलस 5 है। आर्गुमेंट सबका चेंज होगा, इसका आर्गुमेंट अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है पूरा, बल्कि इसका नीचे से लेंगे, इसका अलग है आर्गुमेंट। लेकिन कॉमन बात क्या है, सबका मॉडुलस 5 है। इसका मतलब एक सर्किल बना रहे होंगे। तो ये चीज एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है और जिसका रेडियस जो है वो 5 है। सर ये इसलिए भी ना क्योंकि हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 5 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी अगर तुम अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन देखो तो तब बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। अलजेब्रिक में कैसे लिखोगे, मॉडुलस z का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, यहां से रूट हट जाएगा, 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है। तो एग्जैक्टली ये आपने सेकंड में चैप्टर नंबर 7 सर्किल के अंदर पढ़ा था कि ये वो सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, जिसका रेडियस 5 है। तो अगर आप अलजेब्रिक अंदाज में इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास नजर आ जाएगी। इसी चीज की जनरलाइज फॉर्म है ये। जैसे इसको लिख सकते थे ना z माइनस 0, इस तरीके से। तो ये जनरलाइज फॉर्म में लिखी हुई है कि z के साथ कोई भी माइनस होकर इधर आएगा ना, इसका मतलब सेंटर z1 के ऊपर है, सेंटर एट z1। जैसे यहां पे मैं इसको z माइनस 0 लिख सकता हूं, तो सेंटर देखो 0 के ऊपर था, सेंटर 0 के ऊपर था ना यहाँ पे। तो अगर इसके साथ कोई भी लिखा हुआ, जैसे एग्जाम्पल दे दी जाए z माइनस 5 इक्वल टू 3, फॉर एग्जाम्पल ये चीज दी जाए, इसका मतलब अब जो आपका सर्किल है ना, उसका सेंटर किसके ऊपर होगा, 5 के ऊपर होगा। 5 पॉइंट कहां पे होगा, यहाँ पे एज्यूम कर लो ये पॉइंट 5 है, तो सेंटर यहाँ पे होगा। और रेडियस कितना है, 3। तो 5 के बाद 3 जाओ 8, 5 से पहले 3 जाओ 2। इस टाइप का आपको एक सर्किल मिल रहा होगा जिसका सेंटर 5 के ऊपर होगा और उसका रेडियस क्या होगा, 3 के बराबर होगा। तो जनरलाइज अंदाज में आप z माइनस के साथ जो भी लिखा हुआ है उस पर सेंटर होता है, और यहाँ पे जो नंबर होता है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो सर्किल के दोनों केस हैं। रही बात इसकी कि आपको बोला जा रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पाई अपॉन 3 है। मतलब ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका आर्गुमेंट सेम है। क्या आर्गुमेंट है, 2 पाई अपॉन 3, मतलब 120 डिग्री। अब इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब देखो उल्टा है, यहां पे सबका मॉडुलस सेम था, आर्गुमेंट सबके डिफरेंट थे। यहां पे कंडीशन क्या है कि आर्गुमेंट सबका 120 होना चाहिए, मॉडुलस सबके डिफरेंट होंगे। मतलब वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, 120 डिग्री, वो सब इसके डायग्राम में आएंगे। अब जरा देख लेते हैं 120 डिग्री कहां पे सर ये सब बनेगा। एक लाइन पर आएंगे सब, आई थिंक ये वाला, ये 2 पाई अपॉन 3 जिसको 120 कहते हैं। तो आपको एक रे मिल रही होगी। रे एक ऐसी लाइन होती है जो एक जगह से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये यहां से स्टार्ट हुआ है और ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जा सकता यहाँ पे, क्योंकि यहां पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये उसका आर्गुमेंट होगा। जितने ओरिजिन से नेगेटिव ऊपर होगा ऊपर ना। कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, हाँ नेगेटिव होगा उसका।
जितने ओरिजिन से ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, इन सबके मॉडुलस चेंज है। ये इसका मॉडुलस है, इसका मॉडुलस थोड़ा ज्यादा है, इसका मॉडुलस थोड़ा ज्यादा है, तो इन कॉमन बात क्या है, सबके आर्गुमेंट क्या होंगे, 2π/3 होगा। तो जब भी इसकी आप डायग्राम बनाओगे ना, तो आपको एक रे नजर आएगी। वो रे कहां से स्टार्ट हो रही होगी, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही होगी। अगर सिंपल z लिखा हुआ है, अगर z के बाद कुछ और लिखा हुआ है, z-3 फॉर एग्जाम्पल, इस तरह लिखा हुआ है, तो फिर वो 3 से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, लेकिन वो चलो उसको छोड़ दो। तो ये सिंपल अगर आर्गुमेंट आ रहा है तो ये रे स्टार्ट होगी ओरिजिन से, लेकिन ओरिजिन को शामिल नहीं करोगे आप इसके अंदर। ये मैंने पहले भी आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, ओरिजिन कभी शामिल नहीं करोगे, क्योंकि जीरो के ऊपर आर्गुमेंट डिफाइन नहीं है। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिस पे आर्गुमेंट डिफाइन नहीं है। ठीक है, जीरो के बाद एक डिफाइन करोगे आप, तो तभी जीरो पे मैंने ओपन बनाया हुआ है कि जीरो इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। हाँ, जीरो के बाद इस डायरेक्शन में, इस लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। सर इसमें हम एक इक्लिप्स वगैरह बना सकते हैं? एलिप्स बन सकता है, एलिप्स की भी कंडीशन, एलिप्स कह रहे हो ना? यस सर। हाँ, एलिप्स की भी कंडीशन होती है यार, वो मेरी दूसरी कॉपी में लिखी हुई है, तुम गूगल पे सर्च कर लेना कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको, इस टॉपिक का नाम है, एक सेकंड मैं नाम बताया था, तुम खुद सर्च कर लेना। इसमें एलिप्स भी बन रहे होते हैं, इसमें दो लाइंस भी बन रही होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको कहते हैं, सब डिफरेंट बन रही होती हैं। इसका कर्व्स इन द रीजन को नाम था, हाँ, कर्व एंड रीजन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तुम सर्च करोगे ना कर्व एंड रीजन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो ये सब सर्किल वाले भी आगे हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला भी सेगमेंट आ जाएगा, इसके अंदर एलिप्स वाला भी आ जाएगा। ये सब मेरे पास लिखी हुई है। अगर तुम्हें शौक है तो मुझे बता देना, मैं ही तस्वीर भेज दूंगा, या अगर तुम गूगल करोगे ना कर्व एंड रीजन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो वो तुम्हें पूरा टेबल बना हुआ आ जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कौन सा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सिटी में तो पहले सेमेस्टर पढ़ोगे कैलकुलस के कोर्स के अंदर, तभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ताकि बड़ा फायदा होगा तुम लोगों को आगे जाके। अभी बात समझ नहीं आएगी, जब पढ़ोगे ना पहली दफा, तब दुआएं दोगे, हाँ यार ये तो हमने पढ़ा था पहले से। इसके अलावा एक और मेथड भी आपको नजर आएगा, ये फर्स्ट ईयर की न्यू बुक जो है सिंध बोर्ड की या केपी बोर्ड में, इसमें सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के नाम से है, लेकिन यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करना है, यहाँ जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हो क्या। तो साइमल्टेनियसली में सिंपल यही काम करना है। फॉर एग्जांपल दो इक्वेशन है जिसमें दो आपको कोफिशिएंट, अच्छा यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना वो कॉम्प्लेक्स होंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 5z - 3 प्लस आयोटा w 7 माइनस आयोटा। इसी तरीके से 2 माइनस आयोटा z प्लस 2 आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो आपको z और w को निकालना है, दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करके। तो वही अगेन जैसे आप लोग पढ़ते थे कि आपने कैंसिल करना है एक वेरिएबल को, वही काम करो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आप एक काम करो, आप z को किस तरह कैंसिल कर दो। z को कैंसिल करने का तरीका क्या होगा, आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देना 2 माइनस आयोटा से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई आयोटा। इसी तरह इसको भी 2 माइनस आयोटा से, इसको भी 2 माइनस आयोटा से कर देना, और दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो होगा ये कि z के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा। सब्ट्रैक्ट करना, z कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व करना, डिवाइड करोगे। ये एमसीक्यू का टॉपिक नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी। जैसे w की वैल्यू आएगी, किसी एक इक्वेशन में पुट करना, अगेन सॉल्व करना, वहां से आपके पास z आ जाएगा। ठीक है, इसी सवाल को अगर साइमल्टेनियसली ना बोलते और वैसे कहते कि इसको सॉल्व करो, फॉर एग्जांपल कोई एक इक्वेशन दे देते हैं, जैसे ये वाली इक्वेशन है, तो अगेन अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता, आप ये मल्टीप्लाई करो जरा w को, -3w आयोटा 7 माइनस आयोटा। अब आप क्या करते हैं, ये पूरा रियल है, आप इसको इस तरह लिख लो, ये इमेजिनरी है। तो यहाँ पे आप 5z - 3w को कंपेयर करते हैं 7 से, एक इक्वेशन ये आ जाती, और यहाँ पे -3w को कंपेयर करते हैं -1 से। आयोटा के साथ -3w है, यहाँ पे आयोटा के साथ -1 है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे w की वैल्यू आ जाती, इस w की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, तो सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं ना, -3w -1 के बराबर है। तो सॉल्व करो, यहाँ से 5z जो है वो 8 के बराबर है, z की वैल्यू 8/5 आ जाती है। तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है टोटली आपको सवाल किस तरीके से दिया हुआ है। अगर एक इक्वेशन देख के बोला हुआ है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि ऐसी z और w की वैल्यू क्या पुट कर रहे थे कि ये पूरा और लेफ्ट और राइट आपके आपस में बराबर आ जाए, तो वो आप बता दोगे कि जब मैं z यहाँ पे पुट करूंगा 8/5 और w पुट करूंगा 1/3, तो ये पूरी चीज इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, और अगर साइमल्टेनियसली बोले तो वो तो टॉपिक जो है वो थोड़ा एमसीक्यू लेवल का नहीं, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, टाइम लगता है उसके अंदर। बाकी एक और टॉपिक है वही फैक्टराइज वाला, वो तो मैंने आप लोगों को बता दी। एक लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो कंप्यूटिंग स्क्वायर से, वो खैर आप लोगों को नहीं बोला जाएगा,
किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, मिडिल टर्म ब्रेक से भी सॉल्व कर सकते हो, ये चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है इक्वेशन का। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ोगे, लेकिन पहले से ही आप लोगों को पता होगा। कोई भी इक्वेशन आ रही है जैसे z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5, आप z से नहीं घबराना, आप इस तरह समझो कि z का मतलब x है, और जिस तरह आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो वैसी फॉर्मूला यूज करो, एंड पे वही आपके पास कॉम्प्लेक्स आंसर आ जाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आंसर आ रहा है 1 + -2 आयोटा, जैसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं वैसे ही यूज करना, उसी तरह सॉल्व करना है इसको।